हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वाइन। तो चलो आज सीए फाइनल का क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड इसमें ये जो सीरीज में हम 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 3 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो कि रहेगा आपका पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर रहेगा, दूसरा रहेगा टीडीएस टीसीएस चैप्टर एंड तीसरा रहेगा रिटर्न चैप्टर। ये तीनों चैप्टर को जो हमारा इंस्टीट्यूट मैथ से ही हम सॉल्व करेंगे। एंड इसमें जो भी आपका रहेगा इलुस्ट्रेशन, एग्जाम्पल नहीं करते हैं क्योंकि वो छोटा छोटा वो तो नहीं आता है। इलुस्ट्रेशन, क्वेश्चन आंसर सब कुछ हम खत्म करेंगे। एंड हमारा जो मेन फंडा है कि हम जितना कम टाइम हो सके उतना कम टाइम में हम खत्म करेंगे, क्योंकि आपका फाइनल हो गया है। एंड फाइनल में तो कम सिलेबस नहीं है, 8 8 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। जो 2 ग्रुप दे रहे हैं तो 8 8 सब्जेक्ट ऐसे सिंपल नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम अगर ऐसे टाइम ले लेंगे कि 3 4 घंटा अगर एक चैप्टर को देंगे, या 3 चैप्टर को अगर भी 3 4 घंटा देंगे ना, तो वहां पे आपके लिए दिक्कत हो जाएगा कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा जो मेन फंडा है कि हाँ 15 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट कर देना है, ठीक है। मेन फंडा वही है। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अगर मजा मस्ती हो तो वो तो रेगुलर क्लास में होगा एंड फास्ट ट्रैक में भी होता है, कम होता है। बट क्वेश्चन आंसर रिवीजन में हम ज्यादा मजा मस्ती नहीं करते हैं। एंड आप सीरियस भी हैं अभी, आपका काम अभी बढ़ना है तो पढ़ते रहिए, हम भी शुरू कर देते हैं। और एक बात है, हमारा जो यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए मैं सब वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है ना, तो आप सब्सक्राइब करिए। एंड आप जब सब्सक्राइब या कमेंट करते हैं ना, तब मोटिवेशन लगता है। तो हम आपके लिए ही बना रहे हैं। तो चलो बिना कोई देरी से शुरू कर देते हैं। और एक यहाँ पे एक बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई भी इलुस्ट्रेशन नहीं है, खास करके पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर में। तो इसलिए हम डायरेक्ट जाएंगे, इसका जो भी रहेगा क्वेश्चन आंसर वहां से शुरू करेंगे, ठीक है, वहां से शुरू करेंगे। तो चलो बिना कोई देरी से ये पेमेंट ऑफ टैक्सेस का क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो आ जाइए, हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो ये है टेस्ट योर नॉलेज है, टेस्ट करना है। तो चलो मेरे साथ आप लोग भी पढ़िए। यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है कि Miss Nitya has the following balances in her electronic cash ledger as on 28th February आज पर जीएसटी पोर्टल। तो यहाँ पे मिस नित्या का वो फॉलोइंग बैलेंस दिया है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो आपका 3 लेजर रहता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैश लेजर एंड लाइब्रेरी लेजर। तो मेन जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर। तो यहाँ पे वही कैश लेजर के बारे में दिया है। तो कैश लेजर का बैलेंस दिया है, एंड जो बैलेंस दिया है आपका फेब्रुआरी मंथ का एंड का जो भी बैलेंस दिया है 28 फरवरी को। मेजर हेड ये सब रहता है, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी, जीएसटी कॉम्पेंसेशन से। तो यहाँ पे 3 मेजर हेड है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी दे दिया है। उसके बाद माइनर हेड दे दिया है, जैसे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, ये रहता है। बट यहाँ पे तीनों दिया है कि टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी दिया है। एंड अमाउंट भी दे दिया है, कितना कितना बैलेंसेस है, जैसे 40,000 है टैक्स के लिए, 1,000 है इंटरेस्ट के लिए एंड 800 है आपका पेनल्टी के लिए। ये है पहला मेजर हेड सीजीएसटी का। उसके बाद हम माइनर हेड में देखेंगे जो एसजीएसटी का माइनर हेड है, जो कि है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी। तो टैक्स 80,000 है, इंटरेस्ट 400 है, पेनल्टी 1200 है एंड यहाँ पे फी है 2,000 है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आईजीएसटी का माइनर हेड में टैक्स है 45,000 है, इंटरेस्ट है 200 है एंड पेनल्टी नील है, ठीक है, पेनल्टी नील है। तो ये सब डाटा दे दिया। उसके बाद और क्या दिया है, सी फर्निसेस, वो फर्निश किए हैं कि रिटर्न ऑन मंथली बेसिस। तो वो मेनली मंथली बेसिस रिटर्न करती है। हर टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी वाज 75,000 ईच। तो उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी वो 75,000 करके है। She failed to pay the tax and contacted you as a legal advisor on 12 April to advise her as to how much amount of tax or interest she is required to pay, if any, by utilizing the amount available balances to the maximum extent possible as per GST law। तो यहाँ पे वो मैंने फेल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जीएसटी लाइबिलिटी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए फेल कर रहे हैं। तो वो आपको एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, वो एडवाइस आपको कर रहे हैं कि वो 12 अप्रैल को आपको एडवाइस कर रहे हैं कि यहाँ पे वो कितना टैक्स एंड इंटरेस्ट कितना देने के लिए लाइबल होते हैं, ठीक है, टैक्स एंड इंटरेस्ट कितना देने के लिए लाइबल होंगे एंड यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल कितना होगा। एंड आप लोग तो टैक्स एडवाइजर है मेन जो आप रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आपको वो कॉन्टेक्ट कर रहा है। सी वांट्स टू पे टैक्स ऑन 20 अप्रैल। तो वो चाहते हैं कि उनका 20 अप्रैल को टैक्स पेमेंट करने के लिए। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे वो फेब्रुआरी मंथ का डिटेल दिया है। तो फेब्रुआरी मंथ का ड्यू डेट क्या रहेगा, वो रहेगा आपका मार्च मार्च 20 रहेगा, मार्च 20 रहेगा। बट यहाँ पे वो रिटर्न कब फाइल करने के लिए चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि अप्रैल 20 में, अप्रैल 20 में मीन्स यहाँ पे लेटली फाइल करना चाहते हैं, क्योंकि लेटली ऑलरेडी हो चुका है। मार्च 20 में उनको फाइल करनी थी, बट वो फाइल करना चाहती हैं कि अप्रैल 20 को। मीन्स यहाँ पे अगर देखें 31 डेज लेट में वो फाइल करेंगे। तो लेट में अगर फाइल करेंगी तो वहां पे तो इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट लग जाएगा। तो चलो वो तो इंटरेस्ट तो अलग बात है, बट यहाँ पे देख लेते हैं कितना होगा। अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इंटरेस्ट पहले कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन दिया है कि डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ जीएसटी वाज 18 फरवरी। तो यहाँ पे वो कलेक्शन कर रहे हैं 18 फरवरी को।
जो भी कलेक्शन ऑफ जीएसटी। नो अदर ट्रांजैक्शन आफ्टर दिस अप टू 20 अप्रैल, इस ट्रांजैक्शन को छोड़कर अदर कोई भी ट्रांजैक्शन वो नहीं किए। उसके बाद इग्नोर द पेनल्टी एंड लेट फी फॉर दिस ट्रांजैक्शन, तो आपको पेनल्टी एंड फी इग्नोर करना पड़ेगा, ओनली इंटरेस्ट एंड टैक्स के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। एंड नो अदर बैलेंसेस इज अवेलेबल, कोई भी अदर बैलेंसेस अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हर विथ रेफरेंस टू द लीगल प्रोविजन विथ ब्रीफ नोट्स ऑन द लीगल प्रोविजन एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको बताना है कि एडवाइस देना है, मेनली लीगल प्रोविजन के हिसाब से आपको एडवाइस देना है। और क्वेश्चन है क्या, तो नहीं है। तो यहाँ पे मेनली उनको वो 31 डेज लेट में रिटर्न फाइल किया। एंड आउटपुट टैक्स अगर देखेंगे, उनका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 75,000 ईच करके। तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर देते हैं। इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 50 के हिसाब से 18% इंटरेस्ट लगेगा। एंड यहाँ पे 31 डेज के लिए तो 18% रहेगा। एंड यहाँ पे 31 बाय 365 डेज हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम नहीं, ये 365 डेज ही होगा। तो यहाँ पे कितना होगा इंटरेस्ट का अमाउंट। एंड ये दोनों एसजीएसटी का अलग है, सीजीएसटी का अलग है, हम ईच कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा 1100 है, ठीक है, 46 है यहाँ पे, 1146 है यहाँ पे, उसका इंटरेस्ट सीजीएसटी है 1146 एंड आपका एसजीएसटी है 1146। तो यहाँ पे हमको कैसे सेटअप करना है, ठीक है, कैसे सेटअप करना है। तो नीचे आ जाइए, मेरे सामने भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको लाइबिलिटी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, लाइबिलिटी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे ओनली उनका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे रहेगा सीजीएसटी रहेगा एंड एसजीएसटी रहेगा, क्योंकि उनका जीएसटी लाइबिलिटी है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है, तो यहाँ पे रहेगा। तो ये हो गया। उसके बाद फर्दर यहाँ पे 2 कॉलम बना देंगे, 2 कॉलम बना देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए देना पड़ेगा एंड टैक्स के लिए देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रहेगा टैक्स है एंड यहाँ पे रहेगा इंटरेस्ट। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, टाइम सबसे इंपोर्टेंट चीज है। तो ये हो गया। तो आउटपुट कितना देना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स है ये 75,000 है एंड ये 75,000 है। एंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है 1146, दोनों में है 1146, 1146। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी वो सीजीएसटी एसजीएसटी में जो भी है उनका टैक्स एंड इंटरेस्ट, उसको पहले यूटिलाइज कर देंगे, ठीक है, लेस आईटीसी, आईटीसी कितना है तो उसको यूटिलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों के बारे में यहाँ पे बताया है, ये दोनों के बारे में बताया है, मीन्स ये दोनों के बारे में बताया है। तो यहाँ पे टैक्स है सीजीएसटी का है 40,000 एंड इंटरेस्ट है यहाँ पे 1,000 है। एंड यहाँ पे भी टैक्स है 80,000 है एंड इंटरेस्ट है 400 है, ठीक है, ये दोनों का यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे है इसका है 40,000 है, इसका सीजीएसटी का है 40,000 है, 40,000 है एंड इसका है 1,000 है इंटरेस्ट। इसको एक हम काम करते हैं कि ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव में है, मीन्स लेस हो रहा है। ये भी यहाँ पे 80,000 है एंड यहाँ पे देखेंगे 400 है, 400 है, ठीक है। तो ये आपका इसको पहले यूटिलाइज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बाकी कितना यहाँ पे देना पड़ेगा लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे 35,000 है इसका सीजीएसटी का एंड यहाँ पे 146 है इंटरेस्ट के लिए सीजीएसटी का। एंड यहाँ पे तो कोई भी एसजीएसटी यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव में बैलेंस आ रहा है, कोई भी लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं है। एंड यहाँ पे उल्टा देना पड़ेगा उसको, मीन्स मिलेगा उसको जो भी रिफंड है मिलेगा। एंड यहाँ पे कितना है बैलेंस है 1146, 400, तो 746, तो इतना रुपया देना पड़ेगा बाकी है। तो इसको यूटिलाइज करें कैसे, ये जो 35,000 है ना, इसको हम आईजीएसटी क्रेडिट के साथ सेटअप करेंगे, क्योंकि आईजीएसटी जो भी क्रेडिट है टैक्स के लिए वो यूटिलाइज हो सकता है, ठीक है। आईजीएसटी का टैक्स के लिए हम सेटअप कर लेंगे क्योंकि ये यूटिलाइज हो पाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो आईजीएसटी का क्रेडिट के साथ हम इसको यूटिलाइज कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको रेड में लिखते हैं, 45,000 है बट हमको चाहिए ओनली 35,000 चाहिए, आईजीएसटी क्रेडिट है यहाँ पे 35,000 हम इससे डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो 146 है, 146 हम यहाँ पे उसका जो भी सेकंड वाला अमाउंट, जैसे यहाँ पे पेनल्टी है तो सीजीएसटी का पेनल्टी जो भी है उसमें से हम सेटअप कर देंगे 146, क्योंकि यहाँ पे माइनर हेड का सेटअप हो सकता है, ठीक है। माइनर हेड के साथ और एक माइनर हेड वो सेटअप हो सकता है, तो पेनल्टी का जो भी है क्रेडिट वो यूटिलाइज हो सकता है इंटरेस्ट का क्रेडिट के लिए। एंड यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट का है
ये पेनल्टी के साथ भी सेटअप हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट का जो भी था यहाँ पे 746 बाकी था एसजीएसटी का, तो वो भी यूटिलाइज हो जाएगा पेनल्टी से, ठीक है। पेनल्टी से वो यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो वो यूटिलाइज हो जाएगा एंड यहाँ पे हम रेड में लिख लेंगे पेनल्टी। पेनल्टी से हम सेटअप करेंगे यहाँ पे 146 यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा एंड एसजीएसटी का जो भी पेनल्टी है वहां से वो सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस जाने के बाद यहाँ पे नील हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। नील हो जाएगा, नेट जीएसटी लाइबिलिटी यहाँ पे नील हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल है क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल है, बट इसको आपको कवर करना चाहिए एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा टाइम लगा बट हम इसको अच्छे से समझा दिए हैं आप लोगों को। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 है। थोड़ा अगर देखेंगे कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि ए मेक्स इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स वैल्यूड 50,000 एक्सक्लूडिंग टैक्सेस टू बी विद इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है, इंटरेस्टेड सेल कर रहा है किसको, बी को, विद इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, मींस यहाँ पे इंटरेस्टेड सेल है। तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ए वो सेल कर रहा है बी को, ठीक है। एंड ये कर्नाटका में है एंड ये भी कर्नाटका में है, ठीक है। एंड वैल्यू कितना है, 50,000 है एंड ये सब एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। उसके बाद क्या दिया है कि देयर इज नो आईटीसी बैलेंस अवेलेबल विथ ए। तो यहाँ पे ए के पास कोई भी आईटीसी नहीं था एंड यहाँ पे नहीं भी है, तो ए यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, ए को यूटिलाइज कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ए के पास कोई भी आईटीसी नहीं है, ठीक है, चलेगा। उसके बाद बी मेक्स इंटरेस्टेड सप्लाई टू एक्स लिमिटेड लोकेटेड इन तेलंगाना आफ्टर एडिंग 10% आज इट्स मार्जिन ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। तो यहाँ पे ये बी क्या कर रहा है कि बी किसको सप्लाई कर रहा है, एक्स लिमिटेड को सप्लाई कर रहा है एंड यहाँ पे ऐड कर रहा है 10% वैल्यू के साथ, जो 50,000 के साथ यहाँ पे 10% ऐड कर रहा है एंड यहाँ पे वो तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना में है कौन, एक्स लिमिटेड, ठीक है, समझ आ गया। एंड एक्सक्लूडिंग टैक्सेस सब कुछ है, ओनली यहाँ पे 10% ऐड होगा वैल्यू के साथ। उसके बाद देयर आफ्टर एक्स सेल इट टू वाई इन तेलंगाना, जो कि इंटरेस्ट रेट सेल, क्योंकि दोनों तेलंगाना है, आफ्टर एडिंग 10% आज इज मार्जिन ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, मींस उसके साथ वो ऐड कर रहा है फॉर द 10% आज इट्स मार्जिन एंड वो दोनों तेलंगाना में है, मींस वाई लिमिटेड भी तेलंगाना में है। तो यहाँ पे वाई को सप्लाई कर रहा है एंड ये तेलंगाना में है एंड ये 10% मार्जिन ऐड कर रहा है, ठीक है। एंड ये सब एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, टैक्स आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो आज्यूम करेंगे कि द रेट ऑफ जीएसटी 18%। तो यहाँ पे 18% है आईजीएसटी, जहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच करके एंड आईजीएसटी है 18%, वही है, सेम दे दिया है। एंड एवरी पर्सन इन्वॉल्व इन द अफोरसेड सप्लाईज आर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। तो जो भी सब पर्सन है ए बी एक्स वाई सब रजिस्टर है, ठीक है, सब कुछ रजिस्टर है यहाँ पे। कैलकुलेट द टैक्स पेबल एट ईच स्टेट ऑफ द ट्रांजैक्शन डिटेल अबव। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितना टैक्स पेबल होगा ईच स्टेट, ईच स्टेज में यहाँ पे बताना पड़ेगा कितना टैक्स पेबल होगा ईच स्टेज में। Wherever input tax credit is available and can be utilized, calculate the net tax payable in cash। तो यहाँ पे जो भी आईटीसी है उसको यूटिलाइज करिए एंड कितना नेट कैश में देना पड़ेगा उसको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आईटीसी है पहले यूटिलाइज कर देंगे, जो भी बैलेंस रहेगा उसको हम कैश में देना पड़ेगा, ठीक है। एट ईच स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन इंडिकेट व्हिच गवर्नमेंट विल रिसीव द टैक्स पेड एंड टू व्हाट एक्सटेंट। तो आपको ईच स्टेज में बताना पड़ेगा कि कौन सा गवर्नमेंट को कितना अमाउंट जाएगा, ईच स्टेज में बताना पड़ेगा कौन सा गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाएगा, ठीक है, कौन सा गवर्नमेंट एंड कितना टैक्स जाएगा। तो आ जाइए नीचे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, तो यहाँ पे है मेरे सामने क्वेश्चन है। तो पहले ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ है कि इंटरेस्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बिटवीन क्या होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तो अमाउंट ऑब्वियसली रहेगा, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट रहेगा एंड वो रहेगा रुपीज में, ये रहेगा रुपीज में, ठीक है। तो आ जाइए, वैल्यू कितना है, वैल्यू है 50,000 है, वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन नहीं है, डायरेक्ट हम टैक्स कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे एक ही स्टेट के अंदर, तो यहाँ पे लगेगा सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, जो कि रहेगा 4500 एंड एसजीएसटी रहेगा 9%, जो कि रहेगा 4500। तो अगर टोटल करेंगे यहाँ पे 59,000 यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू रहेगा, 59,000 एसेसेबल वैल्यू रहेगा। और एक बात है, यहाँ पे ए का कोई भी आईटीसी नहीं है, तो इसीलिए ए को देना पड़ेगा टैक्स, ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा। तो ए कितना देगा, ए टैक्स देगा एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 4500 देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड किसको देगा, जो आपका कर्नाटका गवर्नमेंट को जो कि है एसजीएसटी, उसको देगा 4500,
100 है, ठीक है, 4500 वो टैक्स भरेगा। समझ आ गया? सिंपल, क्योंकि उसका कोई भी आईटीसी नहीं है, यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। ये था पहला ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड बी। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड ट्रांजैक्शन, क्योंकि इंटरस्टेट 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 बिटवीन बी टू एक्स, एंड यहाँ पे एडिशन हो जाएगा 10%, ठीक है, 10% एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू कितना है, वैल्यू है 50,000, बट एडिशन हो जाता है 10%। 50,000 प्लस, इसको हम ऐसे कर देंगे, यहाँ पे 50,000 उसका 10%, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 110%, ठीक है। तो कितना रहेगा 55,000, एंड यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी, आईजीएसटी लगेगा एट द रेट ऑफ 18%, 18% रहेगा। तो 55,000 18% कितना होगा 9,900, तो टोटल कितना होगा 64,900। बट यहाँ पे क्रेडिट कैसे यूटिलाइज होगा, ठीक है, क्रेडिट कैसे यूटिलाइज होगा, आईजीएसटी क्रेडिट यूटिलाइज, यूटिलाइज कैसे होगा। तो आईजीएसटी का कितना है, आईजीएसटी का है 9,900, उसमें से सीजीएसटी का जो भी क्रेडिट था, ठीक है, सीजीएसटी का जो भी क्रेडिट था 4,500 है, उसको लेस कर देंगे, एंड लेस कर देंगे एसजीएसटी का, एसजीएसटी का रहेगा 4,500। ये जाने के बाद बैलेंस रहेगा 900 पेबल होगा, ठीक है, 900 सेंट्रल गवर्नमेंट को पेबल होगा। बट यहाँ पे ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में ये जो यहाँ पे एसजीएसटी जो यूटिलाइज हुआ है अगेंस्ट आईजीएसटी, अगेंस्ट आईजीएसटी, आईजीएसटी रहता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट अगर यहाँ पे देखें सीजीएसटी, सीजीएसटी आपका वो भी गवर्नमेंट का रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट एसजीएसटी वो रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का। एंड यहाँ पे कौन सा स्टेट गवर्नमेंट का ये है क्रेडिट, जो कि आपका अगर देखें यहाँ पे कौन सा पहला था, कर्नाटका गवर्नमेंट, तो यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट वो ये जो 4,500 वो ट्रांसफर करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट ट्रांसफर 4,500 टू सीजी, ठीक है। और दूसरा बात है कि यहाँ पे कितना देना पड़ेगा किसको, बी को, ठीक है, बी को यहाँ पे देना पड़ेगा, बी पेड करेगा 900, ठीक है, ये जो बैलेंस 900 वो पेमेंट करेगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये हो गया सेकंड ट्रांजैक्शन। उसके बाद चलो थर्ड ट्रांजैक्शन को चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, टेक्निकल नहीं है बट बड़ा है उसका वैल्यू। उसके बाद इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बिटवीन बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितना हुआ है 10%, वही है, वैल्यू कितना हो जाएगा, वही जो 55,000 था उसके साथ 110% कर देंगे, तो कितना होगा 55,000, तो यहाँ पे हो रहा है 60,500, 60,500 है। उसके बाद हम यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है तो सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो कितना होगा 5,445, 5,445 है। तो टोटल यहाँ पे हो रहा है 71,390 रुपीज, ठीक है, टोटल एसेसेबल वैल्यू है, इतना देना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता है कितना पेबल होगा जीएसटी, ठीक है, जीएसटी कितना पेबल होगा। तो यहाँ पे अगर देखें सीजीएसटी का कितना क्रेडिट है, तो सीजीएसटी का अगर क्रेडिट देखेंगे यहाँ पे देना पड़ेगा, सॉरी 4,445, बट यहाँ पे आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज कर देते हैं पहले। तो आईजीएसटी का क्रेडिट कितना है, आईजीएसटी का क्रेडिट यहाँ पे है टोटल 9,900 है, उसमें से हम 4,445 डिडक्ट कर दिए हैं, यहाँ पे नील हो जाएगा सीजीएसटी देने के लिए। एसजीएसटी देखेंगे, एसजीएसटी है वही है 5,445 है, उसमें से हम लेस कर देंगे आईजीएसटी का क्रेडिट, बट आईजीएसटी का क्रेडिट कितना है उसको देखना पड़ेगा, टोटल था 9,900 है, उसमें से हम ये ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं, इसको लेस कर देंगे 5,445, तो कितना रहेगा
तो यहाँ पे 4455 बचा है, ठीक है, 55 यहाँ पे बचा है। तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे, बैलेंस कितना देना पड़ेगा, तो बैलेंस यहाँ पे 990 रुपीज देना पड़ेगा। तो टोटल 990 रुपीज देना पड़ेगा। इसको कौन देगा, एक्स देगा, ठीक है, एक्स देगा इसको, किसको, गवर्नमेंट को देगा। सॉरी कौन सा गवर्नमेंट है यहाँ पे, तेलंगाना गवर्नमेंट, ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट को वो देगा, प्लस यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर कितना ट्रांसफर करेगा, ये जो अमाउंट है, ठीक है, 4455 टू तेलंगाना गवर्नमेंट, ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। हम इसी टाइप का क्वेश्चन किए थे, कहाँ पे, पहला चैप्टर में किए थे, वहां पे दो दो इलुस्ट्रेशन था, उसी को हम किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका खत्म हो जाता है। लेंथ बड़ा था बट सिंपल था, ठीक है। जहां पे टाइम देना है वहां पे टाइम देंगे, जहां पे टाइम नहीं देना है वहां पे टाइम नहीं देंगे, ठीक है। कैन वन यूज आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी और पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पे जो भी आईटीसी है वो यूटिलाइज हो पाएगा क्या, रिवर्स चार्ज में जो भी इंटरेस्ट है, पेनल्टी है या जीएसटी है, नहीं यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि जो रिवर्स चार्ज में जो भी पेमेंट करते हैं ना, रिवर्स चार्ज में जो भी पेमेंट करते हैं ना, उसको आउटपुट टैक्स में नहीं आएगा, ठीक है, आउटपुट टैक्स में नहीं आएगा। अगर आउटपुट टैक्स में नहीं आएगा तो वहां पे आईटीसी यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आईटीसी का जो भी नेचर है वो यूटिलाइज होगा ओनली आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए, जो टैक्स के लिए है वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए यूटिलाइज होगा। बट यहाँ पे रिवर्स चार्ज में जो भी पेमेंट करते हैं वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में नहीं आता है, वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं आता है, तो इसलिए ये यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। अगर वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में आएगा तो वहां पे यूटिलाइज हो पाएगा, यहाँ पे नहीं आता है तो इसलिए वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। सिंपल है, तो यहाँ पे रहेगा आंसर नो है, ठीक है, सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। एबीसी लिमिटेड वांटेड टू फाइल इट्स मंथली रिटर्न फॉर जीएसटी अंडर सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन 1 for the month of November on 20th December without paying sale passage tax of 2.5 लाख. Explain what could be the implication for ABC Limited as per the relevant provision. तो यहाँ पे ABC Limited वो चाहता है कि वो मंथली रिटर्न फाइल करना चाहता है, जो आपका रहेगा नवंबर मंथ का, वो चाहता है कि 20 दिसंबर में फाइल करेगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख तक फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे सही में वो फाइल कर रहा है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या बताया है कि विदाउट पेमेंट ऑफ सेल पैसेज टैक्स, मीन्स वो बता रहा है कि वो टैक्स नहीं पेमेंट करेगा, ओनली रिटर्न फाइल कर देगा, 2.5 लाख का टैक्स नहीं पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे जो भी वो बता रहा है वो सही बता रहा है, नहीं है, क्योंकि अगर आप टैक्स नहीं पेमेंट करते हैं रिटर्न के साथ तो वो रिटर्न इनवैलिड बन जाता है, वो रिटर्न इनवैलिड बन जाता है। आपको फुल या पार्टली पूरा देना पड़ेगा। अगर पार्टली या नहीं पेमेंट करते हैं टैक्स तो वहां पे वो इनवैलिड रिटर्न बन जाएगा। तो इसलिए रिटर्न को वैलिड बनाने के लिए टैक्स पेमेंट करना जरूरी है। अगर टैक्स नहीं पेमेंट करते हैं तो वहां पे वो जो रिटर्न वो इनवैलिड बन जाएगा, प्लस आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। वही है यहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, यहाँ पे तो एक तो वो रिटर्न इनवैलिड बन जाएगा, प्लस उसको इंटरेस्ट पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न बिकम्स इनवैलिड प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, ठीक है, ये सब लग जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। उसको चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, मेसर्स पीपीसी एंड कंपनी has upheld ITC 42,500 during the September under IGST head instead of availing 21,250 under CGST and SGST head। तो यहाँ पे मेसर्स पीपीसी कंपनी वो क्या करा है, अवेल किया था ITC 42,000, ठीक है, फॉर द सितंबर मंथ ऑन द IGST एक्ट, ठीक है, IGST एक्ट में वो अवेल किया था, बट उसको अवेल करना था कहाँ पे, 21,250 करके CGST SGST में अवेल करना था, बट वो गलती से वहां पे अवेल हो रहा है किस में, जो आपका आईजीएसटी हेड में, ठीक है, आईजीएसटी हेड में उसको अवेल हो रहा है। उसके बाद मिस्टर एक्स एन अकाउंटेंट ऑफ द अबव एंटिटी वुड लाइक टू यूज फॉर्म नंबर जीएसटी पीएमटी 9 फॉर मेकिंग ए ट्रांसफर फ्रॉम आईजीएसटी हेड टू रेस्पेक्टिव सीजीएसटी एसजीएसटी हेड। तो यहाँ पे जो मिस्टर एक्स है उसका अकाउंटेंट वो चाहता है कि जो भी वो गलती से हो गया है, जो आपका आईटीसी मिल गया है आईजीएसटी हेड में, सीजीएसटी एसजीएसटी में मिलना चाहिए था, तो वो गलती को ट्रांसफर कर देगा, मीन्स वो जो अमाउंट को ट्रांसफर कर देगा, कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, फ्रॉम आईजीएसटी टू दी सीजीएसटी एसजीएसटी, एंड फॉर्म नंबर है जीएसटी पीएमटी 9 के थ्रू वो ट्रांसफर कर देगा रेस्पेक्टिव हेड में। उसका अकाउंटेंट यही बोल रहा है। एग्जामिन द सिनेरियो एंड ऑफर योर कमेंट। तो ये जो सिनेरियो आपको एग्जामिन करना है एंड आपको ऑफर करना है कि आपका कमेंट जो भी है आपको ऑफर करना है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी कमेंट है वो ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जीएसटी पीएमटी 9 अगर फाइल करेंगे तो वहां पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम
इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। आईजीएसटी हेड से आप सीजीएसटी एसजीएसटी कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं कर पाएंगे। मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा आपको डाउट लगेगा बट मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, तो हम अगर नीचे जाएंगे तो बहुत जगह ले जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, अच्छा रहेगा और क्या। तो आ जाइए, तो यहाँ पे आपका दो हेड है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो यहाँ पे जो आईजीएसटी हेड है, आईजीएसटी हेड में 42,500 चला आया है, बट वो जाना चाहिए था सीजीएसटी, सॉरी ये सब हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हुआ है, क्योंकि टैक्स का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आईजीएसटी में 42,500 चला आया है, एंड सीजीएसटी एसजीएसटी के जगह जो कि है 21,250 एंड एसजीएसटी है 21,250 है। तो यहाँ पे इसके जगह वो यहाँ पे चला आया है, ठीक है, वहां पे चला आया है, यहाँ पे गलती हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो उसका अकाउंटेंट बोल रहा है कि जीएसटी पीएमटी 9 फॉर्म फाइल करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं, अकाउंटेंट बोल रहा है, बट उसका अकाउंटेंट गलत बोल रहा है। आपका एक सेक्शन नंबर 49 सबसेक्शन 10 है, जहां पे बता रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ट्रांसफर कर सकते हैं, मींस इसी लेजर में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आईजीएसटी से आप सीजीएसटी या सीजीएसटी से आईजीएसटी एसजीएसटी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सब कुछ कहां पर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, बट आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो उसका अकाउंटेंट जो भी बोल रहा है गलती बोल रहा है, तो यहाँ पे नहीं होगा ट्रांसफर, ठीक है। वो सब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हो सकता है, आप जीएसटी पीएमटी 9 फाइल करके ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में होगा, क्रेडिट लेजर में नहीं होगा। सिंपल है, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। यहाँ पे दिया है कि एबी लिमिटेड हैज बिलेटेडली फाइल जीएसटी रिटर्न। तो यहाँ पे एबी लिमिटेड वो बिलेटेडली फाइल किया है जीएसटी रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग सच रिटर्न। तो यहाँ पे वो बिलेटेडली रिटर्न फाइल किया है सेक्शन नंबर 9 में, वो 60 डेज लेटली रिटर्न फाइल किया है, तो इंटरेस्ट तो लग जाएगा 18%, सेक्शन नंबर 50 बता रहा है। सेक्शन नंबर 50 में अमेंडमेंट आया है, बट पहला पॉइंट सेम है, तो यहाँ पे रिटर्न अगर लेटली फाइल करोगे तो वहां पे 18% रहेगा इंटरेस्ट, ठीक है। एंड टोटल टैक्स पेड इन सच रिटर्न आज लो, तो जो भी टोटल टैक्स सब कुछ दे दिया है, जैसे पर्टिकुलर यहाँ पे है आईजीएसटी का अमाउंट है, सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट दे दिया है। आउटपुट टैक्स पेबल कितना है, 4,50,000, 2,00,000 सीजीएसटी का है 2,85,000 एंड एसजीएसटी का है 2,85,000। उसके बाद टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज वो है 18,000, 32,000 है। उसके बाद इनपुट टैक्स अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन वो है 2,55,000, 55,000। उसके बाद टैक्स पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है 2,18,000, 2,62,000, 2,62,000, ये सब दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिन करिए कि इंटरेस्ट पेबल आज पर प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ विद द हेल्प ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो जो 60 डेज के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद व्हाट वुड बी योर आंसर, वो अलग बात है। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ कि आपको इंटरेस्ट लग जाएगा अगर लेटरली रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। वो सेक्शन नंबर 50 बता रहा है आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, बट इंटरेस्ट कौन सा अमाउंट के ऊपर लगेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। ये दो बात है, पहला बात है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी बैलेंस है वो यूटिलाइज हो जाएगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए यूटिलाइज हो जाएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मीन आईटीसी अगर है तो वहां पे आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर है तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी अमाउंट है इसके ऊपर आपका नहीं लगेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका नहीं लगेगा इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सिंपल है। एंड आईजीएसटी जो भी है यहाँ पे जो रिवर्स चार्ज में जो भी पेमेंट होगा, रिवर्स चार्ज में जो भी पेमेंट होगा उसके लिए आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं आईटीसी, उसको आपको कैश में देना पड़ेगा, उसको आपको कैश में देना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के ऊपर जो भी बैलेंस है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये जो रिवर्स चार्ज में जो भी अमाउंट है, ये जो रिवर्स चार्ज में जो भी अमाउंट है वो इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, आज्यूम करेंगे इसके अंदर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी अमाउंट है उसके ऊपर लग जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी है उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। यही है यहाँ पे फंडा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है अगर आप लेटली फाइल करते हैं, बट रिवर्स चार्ज प्लस आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में लग जाता है इंटरेस्ट। एंड यहाँ पे जो रिवर्स चार्ज में जितना टैक्स पेबल है वो हम आज्यूम कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इंक्लूड है, तो इसलिए हम टोटल ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी अमाउंट है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे फॉर 60 डेज, 60 डेज के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल है। तो वही बताया है, तो चलो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, हम यहीं पे कैलकुलेशन कर लेंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत का बात नहीं है।
सिंपल है, हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। आ जाइए, तो पहले आईजीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे। कितना होगा, 2,18,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18% मल्टीप्लाई हो जाएगा 60/365। तो कितना होगा, आप भी कैलकुलेशन करिए, इसे बैठा मत रहिए। 60/365, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 6,450 रुपीज। ठीक है, ये है आईजीएसटी का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी का इंटरेस्ट सेम तो रहेगा, फिर भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2,60,000 यहाँ पे सेम अमाउंट है ना, हाँ, तो 62,000 18% 60/365 एंड यहाँ पे भी 2,62,000 18% 60/365। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, दोनों का सेम है। तो यहाँ पे है 2,62,000 18% मल्टीप्लाई हो जाएगा 60/365। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाता है 7, सॉरी यहाँ पे, हाँ, इंटरेस्ट तो सेम रहेगा, टैक्स नहीं है। 7,752 7,752। ठीक है, तो ये हो जाता है पहला क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी रहता है वाला, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछाएंगे, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ एंटायर टैक्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हैज टू बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो यहाँ पे बता दिया, एंटायर टैक्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपको पेमेंट करना है, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का कोई भी यूज नहीं है, बट एक्सेप्ट टैक्सेस टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो वो तो आपका रिवर्स चार्ज बेसिस में जो भी है उसको तो आपको देना पड़ेगा कैश से। तो यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में नहीं देना है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में देना है। तो क्रेडिट लेजर में अगर आप देते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ओनली आपका लग जाएगा रिवर्स चार्ज के ऊपर। तो ओनली यहाँ पे रिवर्स चार्ज जितना भी टैक्स पेबल है रिवर्स चार्ज में, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे आंसर पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बता दिया आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में यूटिलाइज करेंगे। तो ओनली यहाँ पे आपको जो भी है ये रिवर्स चार्ज है, जो भी रिवर्स चार्ज है उसका जो भी अमाउंट है उसके ऊपर आपको ओनली इंटरेस्ट देना है। ठीक है, रिवर्स चार्ज में जो भी अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाएगा कि आईजीएसटी का कितना होगा, तो मेरे सामने क्वेश्चन है 18,000 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1800 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60/365। देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, ऐसे ही सब क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, जिससे आपको लगेगा एमसीक्यू बहुत इजी है, बट वहां पे एक बार में हम लिख लेते हैं, बट वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। हम इसलिए बच्चे को ऐसे ही क्वेश्चन सब सॉल्व कराते हैं क्लास में, आपके लिए तो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपका भी पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 18% यहाँ पे होगा 60/365। तो कितना होगा, 18,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18% 60/365। तो यहाँ पे आ जाएगा 533 एंड यहाँ पे होगा 32,000 18% 60/365। तो यहाँ पे आ जाएगा 947 एंड यह हो जाएगा 947। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे ये जो क्वेश्चन खत्म। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। Examine the taxes to be paid for the month of July on the basis of below information furnished by Messrs Jinx and Company। तो यहाँ पे आपको कितना टैक्स पेड होगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई आपको बताना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी बिलो इन्फॉर्मेशन दिया है, कौन दिया है यहाँ पे, Messrs Jinx and Company। जिंक एंड कंपनी का कितना यहाँ पे टैक्सेस पेड होगा वो सब दे दिया है, जैसे पर्टिकुलर दे दिया है, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी दे दिया है। आउटपुट टैक्स पेबल दे दिया है 14,75,000 28,34,000 28,34,000। उसका टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज वो है 36,000 1,44,000 1,44,000। उसके बाद बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दे दिया है 26,52,000 18,32,000 18,32,000, ये सब दे दिया है। उसके बाद चलो दे दिया है क्या है, आउटपुट टैक्स रिपोर्टेड अंडर आईजीएसटी कॉलम पर्टेन्स टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी व्हिच वाज नॉट पेड इन दिस सेट पीरियड। तो यहाँ पे जो आउटपुट टैक्स दिया है आईजीएसटी का, मींस यहाँ पे दिया है ये वाला 14,75,000, ये मेनली कौन सा मंथ का है, ये मेनली फेब्रुअरी मंथ का है। वहां पे वो पेमेंट नहीं किया था, फेब्रुअरी मंथ का था वो पेमेंट नहीं किया था, बट हम यहाँ पे कौन सा मंथ का देख रहे हैं, जुलाई मंथ का देख रहे हैं। तो वो फेब्रुअरी मंथ का टैक्स पेमेंट नहीं किया है, आउटपुट टैक्स पेमेंट, इंटरेस्ट लग जाएगा, पेनल्टी में लग जाएगा। उसके बाद ऑल्सो नोट दैट आईटीसी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर्टेन्स टू द इनपुट टैक्स ऑन परचेज मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड नो ओपनिंग बैलेंस एग्जिस्ट फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड। तो यहाँ पे बोला है कि कोई भी प्रीवियस टैक्स पीरियड का आईटीसी नहीं है, मींस ओपनिंग आईटीसी नहीं है, ओनली ये करंट जुलाई मंथ का सब कुछ आईटीसी दिया है। तो ये जो भी सब आईटीसी दिया है यहाँ पे सब कुछ जुलाई मंथ का दिया है। ठीक है, जुलाई मंथ का दे दिया है, क्योंकि अगर प्रीवियस मंथ का था तो वहां पे तो वो सेटअप कर देता था, बट यहाँ पे नहीं है प्रीवियस मंथ का, ओनली ये जुलाई मंथ का है, तो जुलाई मंथ में सेटअप करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, इट फर्निशेस रिटर्न ऑन मंथली बेसिस, मींस यहाँ पे वो नॉर्मल टैक्स पेयर जो कि तो मैं आपको बता देता हूँ कि तो आपको कैसे यूटिलाइज करना पड़ेगा, कैसे यूटिलाइज करना पड़ेगा जो भी सब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। तो ऑर्डर हम पढ़े थे सेक्शन नंबर 49 में। पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड का टैक्स ड्यूज एंड अदर ड्यूज को सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद करेंट टैक्स पीरियड का जो भी टैक्स ड्यूज एंड अदर ड्यूज को सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद अदर जो भी सब ड्यूज है अंडर जीएसटी, जैसे डिमांड है, पेनल्टी है, वो सब सेटअप करना। पेनल्टी तो वहां पे आ जाएगा, डिमांड नोटिस, वो सब जो भी टैक्सेस उसको सेटअप करना पड़ेगा। तो पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड का सेटअप करना पड़ेगा। तो प्रीवियस टैक्स पीरियड अगर देखें फरवरी मंथ से ऑलरेडी टैक्स है, तो पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड का हम सेटअप करेंगे, ठीक है, प्रीवियस टैक्स पीरियड। तो चलो कैसे हम सेटअप करेंगे, आ जाइए नीचे, आ जाइए मेरे सामने, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है का आईजीएसटी, आईजीएसटी है, सीजीएसटी है एंड एसजीएसटी है, ये सब दे दिया है। थोड़ा जगह शॉर्ट हो गया, ठीक है चलेगा। तो पहले हम लिखेंगे आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है। तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है, 14,75,000 है एंड यहाँ पे है 28,34,000 है एंड यहाँ पे है 28,34,000। तो पहले आईजीएसटी को सेटअप करना पड़ेगा। तो आईजीएसटी का क्रेडिट कितना है, आईटीसी कितना है, तो आईटीसी है टोटल 26,52,000 है, बट उसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे जो भी रहेगा एंड बैलेंस इसको हम सीजीएसटी या एसजीएसटी के साथ सेटअप कर लेंगे। तो टोटल कितना था, 26,52,000 था, उसमें से हम यहाँ पे यूटिलाइज कर दिए 14,75,000 एंड बैलेंस कितना बचा है यहाँ पे, तो बैलेंस यहाँ पे 11,77,000 बचा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा इसके साथ सेटअप कर देते हैं, ठीक है, सेटअप कर देते हैं। और क्या, जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम एसजीएसटी को देखेंगे। और क्या, इसको हम सेटअप कर लिए। तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचा है, यहाँ पे तो नील बचा है एंड यहाँ पे कितना बचा है, 28,34,000। तो यहाँ पे बचा है 16,57,000 एंड यहाँ पे बचा है 28,34,000। उसके बाद उसका देखेंगे कितना है, सीजीएसटी एसजीएसटी का देखेंगे। तो सीजीएसटी एसजीएसटी का देखेंगे, उसका है 18,32,000 है एंड उसका भी 18,32,000 है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, ये जो आईजीएसटी में कुछ भी नहीं है, सीजीएसटी में नेगेटिव में आएगा, मीन्स ज्यादा वो रिफंड ले लेगा या उसका आईटी से नेक्स्ट टैक्स पीरियड को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट टैक्स पीरियड को। 1,75,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट टैक्स पीरियड को। तो इसको कितना देना पड़ेगा एसजीएसटी के लिए, 34,000 माइनस 18,32,000। तो यहाँ पे 10,02,000 उसको देना पड़ेगा, ठीक है, उसको देना पड़ेगा एसजीएसटी के लिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि मेसर्स नेपचून एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो यहाँ पे मेसर्स नेपचून एंड कंपनी वो रजिस्टर हुआ है जीएसटी में इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में वो रजिस्टर है एंड दे हैव made zero rated supply of goods worth 84,50,000 on payment of IGST for 10,14,000 during the month of May। तो यहाँ पे वो मेनली जीरो रेटेड सप्लाई किया है जो कि 84,50,000 का एंड वो आईजीएसटी पेमेंट किया है उसके ऊपर जो कि 10,14,500 जो कि मे मंथ में, ठीक है। उसके बाद रिफंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन नंबर 54 ऑफ द एबव हैज बीन रिजेक्टेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो वो रिफंड एप्लीकेशन किया था जो भी 10,14,000 के लिए वो रिफंड के लिए अप्लाई किया था अंडर सेक्शन नंबर 54 में रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पे प्रॉपर ऑफिसर उसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मिस्टर ए tax manager of the firm has sought for recrediting the electronic credit ledger as per the provision of the rule number 86 for the above rejection। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो कि टैक्स मैनेजर किसका, जो नेपच्यून एंड कंपनी का, वो बोल रहा है कि वो रिक्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आज पर रूल नंबर 86 में वो रिक्रेडिट हो जाएगा। एग्जामिन दी सिनेरियो एंड ऑफर योर कमेंट। तो ये सिनेरियो को एग्जामिन करिए एंड ऑफर करिए आपका कमेंट, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ रूल नंबर 86 में अगर आप रिफंड के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो वहां पे अगर रिजेक्ट कर देता है प्रॉपर ऑफिसर तो आपका रिक्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बट एक कंडीशन है कि आपको डेबिट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आपको डेबिट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बट यहाँ पे टैक्स मैनेजर वो बोल रहा है कि ऑटोमेटिकली रिक्रेडिट हो जाएगा, वो गलत बता रहा है, आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो डेबिट नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पे गलत बोल रहा है ये जो मिस्टर ए जो कि टैक्स मैनेजर वो गलती बोल रहा है, ठीक है, गलत बोल रहा है। एंड दूसरा बात है कि जब आप पेमेंट करते हैं आईजीएसटी तो वहां पे आपका ये रूल नहीं लगेगा, ठीक है, ये रूल जो कि सब रूल 4 नहीं लगेगा। जब आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं आईजीएसटी तो वहां पे नहीं लगेगा सब रूल
4 ऑफ रूल नंबर 86। ठीक है, दो दो गलत बोल रहा है यहाँ। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट आपका टीडीएस टीसीएस चैप्टर को चलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जाएंगे जो सेकंड पार्ट रहेगा जिसमें हम टीडीएस एंड टीसीएस हम देखेंगे उसका क्वेश्चन आंसर। एंड ये डील कर रहा है सेक्शन नंबर 51 टीडीएस है एंड सेक्शन नंबर 52 है टीसीएस है। ठीक है, तो चलो इसमें इलुस्ट्रेशन है तो पहले हम इलुस्ट्रेशन खत्म करेंगे, उसके बाद जाएंगे टेक्सचुअल नॉलेज जो कि क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलो पहले इलुस्ट्रेशन को चलते हैं। तो आ जाइए, ये है इलुस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, तो आंसर भी दिया हुआ है बट सिंपल है। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 1 क्या दिया है, मिस्टर एक्स इज ए सप्लायर सेलिंग इज ओन प्रोडक्ट थ्रू ए वेबसाइट होस्टेड बाय हिम। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स वो क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है उसका ओन प्रोडक्ट थ्रू इट्स वेबसाइट जो कि वो होस्ट किया है। उसके बाद डॉज ही फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मींस यहाँ पे वो डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर में आ जाएगा क्या, इको में आ जाएगा क्या, वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस ऑन सच सप्लाई। तो यहाँ पे वो कलेक्ट करेगा क्या टीसीएस। तो पहले है कि यहाँ पे दो दो क्वेश्चन पूछा है, एक है वो इको में आएगा या नहीं आएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर में आएगा या नहीं आएगा, दूसरा है टीसीएस कलेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो पहले इको मींस एक सप्लायर है जो कि वो सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जैसे वेबसाइट के थ्रू। तो यहाँ पे ये हाँ सप्लाई कर रहा है क्योंकि मिस्टर एक्स वो सप्लाई कर रहा है गुड्स थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से वो सप्लाई कर रहा है, वेबसाइट से वो सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो पहला क्वेश्चन है आंसर है हाँ वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। दूसरा क्वेश्चन को जाते हैं, यहाँ पे वो टीसीएस कलेक्ट करेगा क्या। तो सेक्शन नंबर 52 है, एक पर्सन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। कब करेगा, अगर अगर कोई भी अदर सप्लायर अगर उसके थ्रू सप्लाई कर रहा है गुड्स, कोई भी अदर सप्लायर अगर उसके थ्रू सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है एंड उसका कॉन्सिडरेशन वो जो इको अगर कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर इको वो कलेक्ट कर रहा है कॉन्सिडरेशन तो उस कॉन्सिडरेशन से वो टीसीएस कलेक्ट करके रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें, पहले तो अदर कोई भी सप्लायर अगर सप्लाई करता है उसके थ्रू अगर सप्लाई करेगा एंड वो जो कॉन्सिडरेशन वो खुद कलेक्ट करके उसमें से टीसीएस काट के वो देगा। टीसीएस मेनली सीजीएसटी 0.5%, एसजीएसटी 0.5%, आईजीएसटी 1% रहेगा टीसीएस का। ठीक है, तो मेनली अगर उसके थ्रू वो सप्लाई कर रहा है एंड वो कॉन्सिडरेशन खुद कलेक्ट कर रहा है वो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उससे वो कलेक्ट करके रखेगा टीसीएस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें वो खुद उसका वेबसाइट से सप्लाई कर रहा है, वो खुद मिस्टर एक्स उसका वेबसाइट से सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे अदर कोई भी सप्लायर नहीं है, अगर अदर सप्लायर होता तो वहां पे वो टीसीएस कलेक्ट करता है, बट यहाँ पे कोई भी अदर सप्लायर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे वो टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, टीसीएस यहाँ पे कलेक्ट नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, मीन्स नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाता है इलुस्ट्रेशन नंबर 1। उसके बाद चलो चलते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 2 है, मिस्टर एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स वो परचेज कर रहा है गुड्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स इफ यहाँ पे है। ठीक है, इन टर्न मिस्टर ए इज सेलिंग देम ऑन इज ओन वेबसाइट अंडर ओन बिलिंग। तो इन टर्न वो उसके बाद क्या कर रहा है, पहले तो वो परचेज करके लाता है डिफरेंट वेंडर से, उसके बाद वो उसको बिलिंग करके खुद का वेबसाइट से सेल कर रहा है। ठीक है, टीसीएस रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड ऑन सप्लाई। तो यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट होगा क्या, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दो दो ट्रांजेक्शन है, पहले तो वो परचेज करके लाता है वो एक ट्रांजेक्शन है, दूसरा है वो उसका बिलिंग करके वो सेल कर रहा है उसका वेबसाइट के थ्रू। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दो दो वेबसाइट है, तो पहला वेबसाइट के ऊपर वो जो परचेज करके लाता है तो उसके ऊपर तो वो टैक्स देगा, अगर आईटीसी हो वो सेटअप कर देगा। ठीक है, वो तो अलग हो गया है। दूसरा है वो जो उसके थ्रू सेल करेगा, तो जब सेल करेगा तो उसके ऊपर वो नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, टीसीएस नहीं लगेगा, क्योंकि वो अगर कोई वेंडर अगर उसके वेबसाइट के थ्रू अगर सेल करता है तभी वहां पे लगेगा। बट यहाँ पे तो वो खुद सेल कर रहा है, वो तो ट्रांजेक्शन अलग हो गया, वो परचेज करके लाता है उसके बाद वो सेल कर रहा है, उसका ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वहां पे टीसीएस नहीं लगेगा एंड रेट वही एप्लीकेबल जो भी रेट है उसी रेट में लग जाएगा जीएसटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलुस्ट्रेशन। और इलुस्ट्रेशन है क्या देख लेते हैं, नहीं है तो हम क्वेश्चन आंसर को चलते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ लेते हैं। whether the rate of tax 1% notified under section number 52 is CGST और SGST और a combination of both CGST and SGST। तो यहाँ पे जो रेट बता रहा है 1% वो सीजीएसटी के ऊपर लग रहा है या एसजीएसटी के ऊपर लग रहा है या दोनों के ऊपर लग रहा है, तो 52 बता रहा है। तो 52 अगर देखेंगे वो टीसीएस के बारे में बता रहा है, तो टीसीएस का रेट क्या रहता है 0.5% आईजीएसटी रहता है, दोनों मिलकर 1% रहता है। तो ये जो रेट है 1% बोल रहा है ये मेनली ये दोनों के ऊपर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ या एग्रीगेशन ऑफ दोनों के ऊपर लगता है। ठीक है, ये दोनों के ऊपर लगता है, आपका 0.5% लगता है। ठीक है, तो ये दोनों के ऊपर लगता है। ये हो गया छोटा सा क्वेश्चन है, मेनली डाउट जैसा क्वेश्चन है, एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, इज एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर्स। तो यहाँ पे अगर बता रहा है कि एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, एवरी ई को यहाँ पे वो कलेक्ट करेगा क्या, टीसीएस ऑन बिहाफ ऑफ ऑन एक्चुअल सप्लायर्स के बिहाफ में। तो यहाँ पे वो टीसीएस कलेक्ट करेगा क्या, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, मैं बता रहा हूँ एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ टीसीएस कलेक्ट करेगा क्या, हाँ टीसीएस कलेक्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर्स, टीसीएस कलेक्ट करेंगे एवरी सप्लायर जो कि सेक्शन नंबर 52 बता रहा है, 0.5% कलेक्ट करेंगे। बट 3 एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन क्या है,
बोलो बोलो बोलो, प्री एक्सेप्शन क्या है? पहले तो जो भी सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 में जो भी नोटिफाइड है, जो कि है एचएमटी सर्विसेज है, होटल अकोमोडेशन, मिसलेनियस सर्विसेज एंड आपका ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो वहां पे टीसीएस नहीं लगेगा प्रोविजन। इससे भी वहां पे लगता है टीसीएस जैसा है, उसका एग्जाम सप्लाई के ऊपर नहीं लगेगा टीसीएस प्रोविजन। थर्ड है जो कि रिवर्स चार्ज जब लगता है, जब रेसिपिएंट टैक्स पेमेंट करता है एचसीएम में, तो वहां पे नहीं लगता है। मेनली ऑल केसेस में लगता है, बट 3 सिचुएशन में नहीं लगता है, एचएमटी सर्विसेज से, दूसरा है एग्जाम सप्लाई एंड तीसरा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। स्टेट whether the provision pertaining to tax collected at source under section number 52 of the CGST Act will be applicable in below mentioned scenario। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो भी प्रोविजन है सेक्शन नंबर 52 के हिसाब से आपको बताना है कि यहाँ पे टीसीएस लगेगा क्या, जो बिलो मेंशन 2 केसेस दिया है। पहला है फितन सेल्स वॉच ऑन इट्स ओन थ्रू इट्स ओन वेबसाइट। तो यहाँ पे फितन वो सेल कर रहा है वॉच, उसका ही वॉच है, थ्रू उसके ही वेबसाइट है, तो वहां पे टीसीएस लगेगा क्या? नहीं लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कोई भी अदर सप्लायर उसका वेबसाइट के थ्रू अगर सेल करता है एंड वो कॉन्सिडरेशन अगर कलेक्ट करेगा तो वहां पे टीसीएस लगता है। बट यहाँ पे बता रहा है कि वो खुद उसका ही प्रोडक्ट उसका वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहा है, तो वो तो डायरेक्ट सेल हो रहा है ना, एंड वहां पे नॉर्मल रेट लगेगा, जो भी एप्लीकेबल रेट रहेगा। सिंपल है, यहाँ पे नहीं लगेगा टीसीएस। ठीक है, टीसीएस नहीं लगेगा। टीसीएस के लिए 2 कंडीशन है, अदर सप्लायर उसके वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहा है, दूसरा है वो कॉन्सिडरेशन खुद कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड पॉइंट, एबीसी लिमिटेड हु इज ए डीलर ऑफ फितन ब्रांड सेल्स वॉचेस थ्रू फ्लिपकार्ट एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड वो एक डीलर ऑफ फितन ब्रांड, एबीसी लिमिटेड वो एक डीलर ऑफ वॉच है जो फितन ब्रांड का वॉच है, एंड वो सोल्ड कर रहा है थ्रू फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म में। ऑब्वियसली यहाँ पे टीसीएस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एबीसी लिमिटेड वो एक अलग डीलर है, वो सोल्ड कर रहा है थ्रू थ्रू फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल कर रहा है। एबीसी एक अलग डीलर है एंड वो सेल कर रहा है थ्रू फ्लिपकार्ट के थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट वो कलेक्ट करेगा, ये जो टीसीएस कलेक्ट करेगा, तो यहाँ पे टीसीएस लग जाएगा। ठीक है, टीसीएस लग जाएगा, सिंपल है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, मनीहार एंटरप्राइजेस वो रजिस्टर है दिल्ली में, तो यहाँ पे मनीहार एंटरप्राइजेस वो दिल्ली में रजिस्टर है एंड एंगेज इन सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज एंड पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 51। तो यहाँ पे ये मेनली एंगेज किसमें है, जो भी गुड्स है, वेरियस गुड्स है, वो सप्लाई कर रहा है किसको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को है, एजेंसी हो, एंड जो भी नोटिफाइड पर्सन है सेक्शन 51 में बहुत सारे नोटिफाइड पर्सन है, जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट है या कंपनी जो गवर्नमेंट है, पीएसयू है, या कोई भी अगर अदर एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट में 51 से ज्यादा है परसेंटेज, तो वो सब नोटिफाइड पर्सन है जो कि सब टीडीएस काटेंगे। तो यहाँ पे ये मेनली सप्लाई कर रहा है मनीहार एंटरप्राइजेस, वो सप्लाई कर रहा है किसको, वो जो 51 में जो नोटिफाइड पर्सन है मीन गवर्नमेंट को, वो मेनली सप्लाई कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है एंड गवर्नमेंट वहां पे टीडीएस काटता है। मेनली आप याद रखें, गवर्नमेंट को वो सप्लाई कर रहा है। It has provided the information relating to the supplies made, their contract value and the payment due against each of them in the month of October respectively as and on। तो यहाँ पे मैंने दिया है कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, बहुत सारा सप्लाई दिया है एंड सप्लाईज का जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दिया है, ये है बहुत सारा सप्लाई दिया है पर्टिकुलर, उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दे दिया है जो कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दे दिया है, एंड जो भी पेमेंट सब वो रिसीव हुआ है अक्टूबर में, तो उसका डिटेल्स दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ डिटेल्स मेनली सप्लाईज का डिटेल्स दे दिया है एंड जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का डिटेल्स दे दिया है एंड जो भी पेमेंट ड्यू होता है अक्टूबर में। तो यहाँ पे टीडीएस लगने के लिए हम देखते हैं मेनली कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वो अगर 2.5 लाख से ज्यादा होगा, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी कॉम्पेंसेशन से, जो भी इनवॉइस में वैल्यू है, तो वो वैल्यू में जीएसटी को बाहर कर देंगे, कॉम्पेंसेशन से इसको बाहर कर देंगे, उसका वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो वहां पे देखेंगे टीडीएस लगेगा। अगर टीडीएस एक बार लगता है तो वहां पे ये जो पेमेंट ड्यू होता है अक्टूबर मंथ में, उसी अमाउंट के ऊपर टीडीएस लगेगा। जो भी 1%, 1%, 2% लगता है टीडीएस, वो इस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेशन होगा, इस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेशन होगा। बट उससे पहले देखेंगे कि यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, सिंपल है। एंड यहाँ पे रेट देख लेते हैं, क्योंकि रेट चाहिए आपको, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो रेट चाहिए हमको, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखना पड़ेगा 2.5 लाख से ज्यादा या कम है। कम अगर होगा तो वहां पे टीडीएस नहीं लगेगा, अगर ज्यादा होगा टीडीएस लगेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, you are required to determine amount of tax, if any, to be deducted from each of the receivables given above। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी रेट दे दिया है 9%, 9%, 18%। तो यहाँ पे रेट दे दिया है सीजीएसटी, एसजीएसटी 9%, 9% एंड आईजीएसटी 18%। एंड विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मनीहार एंटरप्राइजेस इज रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम? नहीं, यहाँ पे आंसर सेम रहेगा, जो भी आंसर रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि आपका टीडीएस काटेंगे गवर्नमेंट, आप चाहे नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हो, कंपोजिशन पर्सन हो, तो वहाँ पे आपके ऊपर टीडीएस काटेगा, तो आंसर यहाँ पे सेम रहेगा। मैं पहले से बता देता हूँ, यहाँ पे आंसर सेम रहेगा ये सेकंड क्वेश्चन का, क्योंकि नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन या कंपोजिशन डीलर उसके ऊपर लगता है टीडीएस प्रोविजन, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे काटता है। तो चलो हम एक एक करके पढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला है, यहाँ पे तो टीडीएस काटेगा गवर्नमेंट। सप्लाई ऑफ स्टेशनरी टू फिशरीज डिपार्टमेंट कोलकाता, तो यहाँ पे सप्लाई कर रहा है वो दिल्ली का है। ठीक है, वो दिल्ली का है जो मनीहार एंटरप्राइजेस, बट वो सप्लाई कर रहा है फिशरीज डिपार्टमेंट कोलकाता को, मीन्स यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। बट यहाँ पे
ये जो कितना है, ये है आपका 2,60,000। तो यहाँ पे हमको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी 2,60,000 इसको हमको 100% करना पड़ेगा, ठीक है, 100/18% करना पड़ेगा, 118 करना पड़ेगा। ये रूल नंबर 35 बता रहा है। तो जहां पे आपका इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा तो वहां पे आपको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करना पड़ेगा, इसलिए ऊपर रखेंगे 100, नीचे रखेंगे जो भी परसेंटेज वो ऐड हो जाएगा 100 के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे कितना एक्चुअली हो रहा है, 2,60,000 100 डिवाइडेड बाई 118। तो यहाँ पे एक्चुअली हो रहा है 2,20,338। तो यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि ये आपका जो 2,50,000 से कम है, 2,50,000 से कम है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेट क्या रहेगा, मीन्स अमाउंट कितना रहेगा। तो यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, क्योंकि टीसीएस रहेगा ना, एंड आईजीएसटी रहेगा। रेट क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। रेट यहाँ पे रहेगा 2%, ये रहेगा 1% एंड यहाँ पे रहेगा 1%। बट यहाँ पे तो पहला सिचुएशन में नहीं लगेगा क्योंकि 2.5 लाख से कम है। ये हो गया। उसके बाद सेकंड सिचुएशन चलते हैं, सप्लाई ऑफ कार रेंटल सर्विसेज टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ कार रेंटल सर्विस दे रहा है जो कि 2,95,000 है। उसको हम नेट करेंगे, नेट ऑफ टैक्स करेंगे। तो यहाँ पे होगा 2,95,000, ये रहेगा, ऊपर रहेगा 100, नीचे रहेगा 118 है। एंड यहाँ पे न्यू दिल्ली में है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा 9%, 9%। अगर टोटल करेंगे तो 18% होता है, तो इसलिए हम नीचे भी 18% रखेंगे। हर कोई एग्जाम्पल में हम 18% नीचे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 2,95,000, ऊपर रहेगा 100, नीचे रहेगा 118। तो यहाँ पे आ रहा है 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख आ रहा है। अगर 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो वहां पे टीडीएस लगेगा, बट यहाँ पे एक्जैक्टली 2.5 लाख है तो टीडीएस नहीं लगेगा, ठीक है, टीडीएस नहीं लगेगा, एक्जैक्ट 2.5 लाख है तो यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड सिचुएशन को चलते हैं। थर्ड सिचुएशन बोल रहा है, एंड यहाँ पे हम ऐसे खाली कर देते हैं। उसके बाद है सप्लाई ऑफ हेवी मशीनरी टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड। तो यहाँ पे उत्तराखंड है एंड रेसिपिएंट एंड सप्लायर है आपका कहाँ पे है, वो है दिल्ली में है। तो आईजीएसटी लगेगा, बट यहाँ पे वैल्यू कितना है, 5,90,000। तो यहाँ पे तो लगेगा, तो कितना होगा देख लेते हैं, 5,90,000, ऊपर रहेगा 100, नीचे रहेगा 118। आईजीएसटी या सीजीएसटी नीचे रहेगा 118। तो 5,90,000, ऊपर 100, नीचे रहेगा 118। तो यहाँ पे 5 लाख आ रहा है, तो 5 लाख है, वो 2.5 लाख से ज्यादा है, बट ये 5 लाख के ऊपर नहीं लगेगा, ये लगेगा इसके ऊपर, 25,000 के ऊपर लगेगा। एंड यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी लगेगा, ठीक है, मीन्स 2% लगेगा यहाँ पे, 25,000 के ऊपर 2%। तो ये 500 लगेगा, यहाँ पे 500 लगेगा, सिंपल है, यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि ये आईजीएसटी है। उसके बाद है सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू दिल्ली ऑफिस ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, एक सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अंडर द सोसाइटी रजिस्टर एक्ट। तो यहाँ पे ये तो एलिजिबल हो जाता है टीडीएस काटने के लिए, बट यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, वैल्यू तो ऑब्वियसली लग जाएगा क्योंकि 6,49,000 के ऊपर अगर हम 100/118 करेंगे, 6,49,000 100/118, तो यहाँ पे 5,50,000 है एंड इसके ऊपर टीडीएस नहीं काटेंगे, ये 50,000 के ऊपर 1% काटेंगे, ठीक है। तो 50,000 के ऊपर अगर 1% करके काटेंगे तो यहाँ पे 500, ठीक है, 500 यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज को चलते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत पॉइंट है, 7 पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद है इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली। तो यहाँ पे इंटीरियर डेकोरेशन का वो सर्विस ले रहा है जो आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली को दे रहा है। एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, रजिस्टर ओनली इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके साथ हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ। एंड वो जो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वो कहाँ पे है, ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश में रजिस्टर है। तो टीडीएस के लिए हम देखते हैं वहां पे ये जो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों एक स्टेट में होना चाहिए, ये दोनों एक स्टेट में होना चाहिए। एंड यहाँ पे लोकेशन ऑफ द सप्लायर का कोई भी यहाँ पे इफेक्शन नहीं है, ओनली आपका लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। एक ही स्टेट के अंदर अगर होंगे तो वहां पे लगेगा टीडीएस। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट कहाँ पे, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑब्वियसली जहाँ पे वो रजिस्टर है, तो वो रजिस्टर है आपका गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश, ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश में रजिस्टर है, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट वो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे लोकेशन ऑफ द सप्लायर का कोई यूज नहीं है, इफेक्शन नहीं है, ओनली आपका लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे तो यहाँ पे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंटीरियर डेकोरेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, जो कि आंध्र भवन के रिलेटेड है, तो यहाँ पे वो दिल्ली में है, तो ऑब्वियसली वो दिल्ली में होगा प्लेस ऑफ सप्लाई।
क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, तो वहां पे देखेंगे लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी देखेंगे, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, वो दिल्ली में है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई वो दोनों अलग अलग स्टेट में है, तो यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा, टीडीएस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इग्नोर कर लीजिए, टीडीएस नहीं लगेगा। ठीक है, टीडीएस नहीं लगेगा। उसके बाद है सप्लाई ऑफ प्रिंटेड ब्लू बुक्स एंड प्रिंटेड पोस्ट कार्ड्स टू ए वेस्ट दिल्ली पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे सप्लाई कर रहा है प्रिंटेड बुक्स एंड प्रिंटेड पोस्ट कार्ड्स एंड वो जो कि टू ए वेस्ट दिल्ली पोस्ट ऑफिस में। आउट ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 9,75,000 से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ बुक्स यहाँ पे है जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी 7 लाख। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ बुक्स जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी वो है 7 लाख एंड सप्लाई ऑफ प्रिंटेड पोस्ट कार्ड वो टैक्सेबल अंडर जीएसटी 2,72,000। तो यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल वो सप्लाई कर रहा है 9,72,000 का, उसमें से अगर देखेंगे 7 लाख जो कि बुक्स का सप्लाई है वो है एग्जेम्प्ट एंड बाकी जो कि है 2,72,000 वो है टैक्सेबल। ठीक है, वो है टैक्सेबल। तो हम ओनली ये वाला एलिमेंट को देखेंगे, ये ओनली टैक्सेबल एलिमेंट को देखेंगे क्योंकि एग्जेम्प्ट के ऊपर नहीं लगता है ये टीडीएस का प्रोविजन। एंड यहाँ पे भी देखेंगे ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी कितना है। ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी कितना है, अगर 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो वहां पे टीडीएस लगेगा, अगर 2.5 लाख से कम होगा तो वहां पे टीडीएस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2,72,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 118। तो यहाँ पे कितना होगा 2,72,000 100 डिवाइडेड बाय 118। तो यहाँ पे 2,30,509 जो कि है 2.5 लाख से कम है, तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा, यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा, सिंपल है। उसके बाद है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट इन म्युनिसिपल एरिया ऑफ ईस्ट दिल्ली। तो यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट जो कि म्युनिसिपल एरिया ईस्ट दिल्ली को वो दे रहा है मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट सर्विसेज एंड द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे वो मेनली जो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट वो किसके साथ एंटर हो रहा है, वो एंटर हो रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के साथ एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ डिफॉल्ट लाइट एंड अदर स्पेयर्स। तो यहाँ पे उसके साथ भी वो रिप्लेसमेंट कर देता है, कोई भी डिफेक्ट लाइट है या कोई भी अदर स्पेयर्स वो चेंज कर देगा, ये मेंटेनेंस का सर्विस प्रोवाइड करता है। However, the value of supply goods is not more than 25,000 of the value of composite supply। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ गुड्स का एलिमेंट है उसमें स्पेयर पार्ट्स का जो भी एलिमेंट है वो 25% से कम है। ठीक है, सर्विसेज के कंपैरिजन में ये गुड्स 25% से कम है and an activity in relation to any function entrusted to a municipal under article number 243W of the constitution। तो यहाँ पे मैंने बोल रहा है ये जो एक्टिविटी है कौन सा एक्टिविटी है, जो भी म्युनिसिपल एक्टिविटी इंटरेस्टेड, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्टिविटी इंटरेस्टेड करता है म्युनिसिपलिटी को, जो भी फंक्शन है अंडर 243W के हिसाब से। तो हम एग्जामिनेशन चैप्टर में पढ़े थे, अगर कोई भी एक्टिविटी रिलेटेड टू दी एक्टिविटी नंबर 243W इंटरेस्टेड बाय दी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टू दी म्युनिसिपलिटी एंड वो एक्टिविटीज में वो एक कॉम्पोजिट एक्टिविटी है जिसमें गुड्स का एलिमेंट वो 25% से कम है, तो वहां पे एग्जामेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे मेनली वो एग्जाम वाला एक्टिविटी है, मींस एग्जाम सर्विसेज है एंड एग्जाम सर्विसेज मेनली मानते हैं एंड उसके ऊपर नहीं लगेगा टीडीएस, क्योंकि जहां पे एग्जामेशन होता है तो वहां पे टीडीएस नहीं लगता है, जहां पे एग्जामेशन होता है तो वहां पे टीडीएस नहीं लगता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे वही दो ही पॉइंट में ओनली यहाँ पे टैक्सेबल हो जाता है, जो कि एक अगर देखें 500 और एक अगर देखें 500 एंड यहाँ पे अगर देखें 500 और कोई भी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा और कुछ भी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। टोटल यहाँ पे हो जाता है 500 500 500 एंड यहाँ पे अगर देखेंगे आपका आंसर अगर देखेंगे यहाँ पे अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हैं तो भी वहां पे आपका आंसर सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि टीडीएस प्रोविजन बहुत नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन डीलर के ऊपर लग जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यश सोफ एक रजिस्टर सप्लायर ऑफ जयपुर। तो यहाँ पे यश सोफ वो एक रजिस्टर सप्लायर जयपुर में है एंड ये एंगेज हो जाता है इन सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज एंड लोकल अथॉरिटी एंड पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 51। तो ये मेनली सप्लाई करता है वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज किसको, मेनली वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, एजेंसीज को एंड लोकल अथॉरिटी एंड जो भी पर्सन सब नोटिफाई होते हैं सेक्शन 51। मींस यहाँ पे ये सब टीडीएस काटेंगे। ठीक है, नोटिफाइड पर्सन सेक्शन 51 में मेनली गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज वो सब मेनली टीडीएस काटते हैं, तो यहाँ पे ये सब टीडीएस काटेंगे। चलो आगे देख लेते हैं। You are required to briefly explain the provision relating to tax deduction at source under section 51। तो आपको यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो प्रोविजन है रिलेटेड टू दी टीडीएस जो कि सेक्शन 51 में है एंड ऑल्सो डिटरमाइन दी अमाउंट ऑफ टैक्स। ऑल्सो आपको डिटरमाइन करना है कि अमाउंट ऑफ टैक्स क्या होगा, इफ एनी टू बी डिडक्टेड फॉर ईच रिसीवेबल्स गिवन बिलो इंडिपेंडेंट केस assuming that the payment as per the contract values are made on 31 अक्टूबर। तो यहाँ पे अज्यूम करिए कि ये जो वैल्यू सब दिया है वो सब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है एंड यहाँ पे इच केस का हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितना टीडीएस
काटना पड़ेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। एंड रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी है 6%, 6%, 12%। तो यहाँ पे मैंने रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी रहेगा 6% एंड आईजीएसटी रहेगा 12%। तो पहला केस है कि सप्लाई ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी टू पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन मुंबई, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,72,000 इंक्लूसिव ऑफ जी। तो यहाँ पे अगर देखें सप्लायर कहाँ पे है, तो सप्लायर यहाँ पे सप्लायर आपका यहाँ पे जयपुर में है, मीन्स राजस्थान में है सप्लायर, ठीक है, राजस्थान में है सप्लायर, ठीक है। तो राजस्थान में है सप्लायर, तो देखते हैं यहाँ पे रेसिपिएंट कहाँ पे है, तो रेसिपिएंट यहाँ पे है आपका मुंबई में है, मीन्स यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। बट उससे पहले देखेंगे कि यहाँ पे एलिजिबल होगा क्या, मीन्स 2.5 लाख से ज्यादा होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दे दिया है, मीन्स 18% इंक्लूड है। तो यहाँ पे 2,72,000 को हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे नेट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा 100/118 है। तो यहाँ पे होगा 2,72,000, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 118 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,30,508। तो यहाँ पे 2.5 लाख से कम है, तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा, तो यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा। पहला सिचुएशन खत्म हो जाता है, उसके बाद चलते हैं सेकंड सिचुएशन। सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर टू जीएसटी डिपार्टमेंट लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन दिल्ली एंड टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 2,55,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मींस यहाँ पे मैंने सप्लाई कर रहा है एसी किसको, जीएसटी डिपार्टमेंट लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन दिल्ली, मींस यहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा। एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना दिया है 2,55,000, जो कि 2.5 लाख से ज्यादा है, जो कि एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। यहाँ पे आपको नेट ऑफ नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, जो कि 2.5 लाख से ज्यादा है। तो यहाँ पे टीडीएस क्या रहेगा, तो टीडीएस अगर देखेंगे डायरेक्ट 2% लग जाएगा, ठीक है, टीडीएस लगेगा इसके ऊपर 2% लग जाएगा। 2% अगर कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा, यहाँ पे कोई भी ड्यू अमाउंट नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट टीडीएस का अमाउंट आईजीएसटी रहेगा एंड ये रहेगा 5,100 है, 5,100 है। तो ये सेकंड नंबर पॉइंट खत्म हो जाता है। उसके थर्ड में चलते हैं। सप्लाई ऑफ जनरेटर रेंटिंग सर्विसेज टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जयपुर नॉट एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी लॉ, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3,50,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे मेनली जनरेटर रेंटिंग सर्विस दे रहा है टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जयपुर, एंड यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका है कि वो एग्जेम्प्ट सर्विसेज नहीं है। एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दे दिया है 3,50,000 बट इंक्लूडिंग जीएसटी, मीन्स यहाँ पे नेट ऑफ जीएसटी करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी 6%, सॉरी यहाँ पे आपका यहाँ पे 6%, 6%, 12% है, तो यहाँ पे 112 करना पड़ेगा। आप लोग तो कुछ बताते नहीं है, तो यहाँ पे अमाउंट गलत हो गया है, आपको यहाँ पे रेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा, फिर भी यहाँ पे नहीं लगेगा टीडीएस, क्योंकि 2,42,857 जो कि है 2,50,000 से कम है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर सेम है। बट ये जो कैलकुलेशन गलत था, गलत हमेशा गलत है, आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी होगा। एंड यहाँ पे हमको नेट ऑफ करना पड़ेगा यहीं से छोटे से, जो कि 3,50,000, बट यहाँ पे ऊपर रहेगा 100, नीचे रहेगा 112, क्योंकि टोटल आपका सीजीएसटी एसजीएसटी टोटल अगर 106 दो बार अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे टाइम चला जाएगा। तो 112 भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं डायरेक्ट, जब सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग दिया होगा भी। तो यहाँ पे हो जाता है 3,12,500, बट यहाँ पे लगेगा आपका सीजीएसटी एसजीएसटी कितना 1% करके, कितना होगा टीडीएस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 3,125, ये भी 3,125, इस दोनों अलग अलग होगा, ठीक है, दोनों हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 3,125। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, तो आ जाइए। A is an e-commerce operator supplying goods through its electronic portal in capacity of an agent। तो ये A is an e-commerce operator है, वो सप्लाई कर रहा है गुड्स थ्रू इट्स ई-कॉमर्स पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल एंड कैपेसिटी ऑफ एजेंट। तो एजेंट के कैपेसिटी में अगर आप गुड्स सप्लाई करेंगे तो वहां पे नहीं लगेगा, टीसीएस में पहले से बता देता हूँ, वहां पे एक्सेप्शन है, फिर भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे तो टीसीएस नहीं लगेगा। उसके बाद the goods belongs to B and the consideration for such supplies is received by A and remitted to B as per the contractual agreement। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो B मेनली क्या करता है, गुड्स B का होता है, A उसको लाकर उसको सेल करता है टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, एंड ये मेनली एजेंट का कैपेसिटी में करता है। एंड यहाँ पे कंसिडरेशन वो खुद रखता है, उसके बाद बी को दे देता है एज पर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। A request your help in arriving the rate at which tax shall be collected from the amount which is received by it against the supplier। तो यहाँ पे ए आपका हेल्प चाहता है कि यहाँ पे कितना रहेगा रेट ऑफ टीसीएस, ठीक है, जो भी वो कंसिडरेशन रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे तो मेनली टीसीएस लगता है, क्योंकि कंडीशन से सेटिस्फाई कर दिया है, क्योंकि वो गुड्स उसके थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल हो रहा है, प्लस वो कंसिडरेशन खुद रख रहा है, तो यहाँ पे तो लगना चाहिए था। बट ये एक एजेंट के कैपेसिटी में सप्लाई कर रहा है गुड्स, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ एजेंट में जब वो सप्लाई करेगा तो वहां पे टीसीएस नहीं लगेगा, ठीक है, वहां पे टीसीएस नहीं लगेगा, स्ट्रेटली आपको मना कर देना है, ठीक है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि एक्स
बुक ए होटल इन उदयपुर। तो यहाँ पे एक्स बुक कर रहा है एक होटल इन उदयपुर राजस्थान में है थ्रू वन ई कॉमर्स पोर्टल फॉर एन अमाउंट ऑफ 25,000। तो यहाँ पे एक्स बुक कर रहा है एक होटल उदयपुर में राजस्थान में है एंड यहाँ पे वो ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू बुक कर रहा है एंड यहाँ पे 25,000 है कंसिडरेशन। As per the terms and condition, the amount was payable at the hotel at the time of check-in। तो यहाँ पे as per the terms of the contract वो होटल को अमाउंट पेड कर देगा at the time of check-in। Whether TCS provision shall apply प्रेजेंट केस, तो TCS प्रोविजन लगेगा क्या यहाँ पे? तो मैं आपको बता देता हूँ। TCS प्रोविजन के लिए दो कंडीशन होता है। पहले तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर वो सप्लाई करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट के थ्रू अगर वो सप्लाई करेगा। दूसरा है अगर वो कंसिडरेशन खुद रिसीव करेगा। बट यहाँ पे कंसिडरेशन वो ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं रिसीव कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है होटल। होटल रिसीव कर रहा है मीन्स यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर रिसीव नहीं कर रहा है। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर रिसीव करके करता है तो वहां पे वो उससे टीसीएस कलेक्ट करके पेमेंट करता है जो भी रियल सप्लायर को। बट यहाँ पे रियल सप्लायर रिसीव कर रहा है जो कि होटल है, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे टीसीएस प्रोविजन नहीं लगेगा। टीसीएस प्रोविजन नहीं लगेगा तो यहाँ पे आपका टीसीएस प्रोविजन नहीं लगेगा एंड ये खत्म हो जाता है आपका ये टीडीएस टीसीएस चैप्टर। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। तो चलो उसके बाद चैप्टर नंबर 13 जो कि रिटर्न एंड ये जो पार्ट का थर्ड पार्ट रहेगा, ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन आंसर सीरीज का लास्ट पार्ट रहेगा आज का सीरीज में। तो रिटर्न चैप्टर, ये रिटर्न चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट क्वेश्चन है, सफिशिएंट क्वेश्चन है एंड इसमें कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को चलते हैं। तो क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे। तो आ जाइए हमारा जो टेस्ट नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर देते हैं। क्या यहाँ पे दिया है? तो यहाँ पे पहले दिया है कि which type of taxpayer need to be filed annual return under section number 44 enumerate explain। तो यहाँ पे बताया है कि कौन सा टाइप्स का टैक्सपेयर को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 44। तो मेनली सेक्शन नंबर 44 बताता है कि एक एनुअल रिटर्न जो कि एनुअली फाइल करना पड़ेगा तो नॉर्मल टैक्सपेयर को। मींस यहाँ पे बता दिया है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन आईएसटी है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है या टीडीएस टीसीएस है, कंपोजिशन टैक्सपेयर को छोड़कर और क्या है और छोड़ दीजिए आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को छोड़ दीजिए, जो भी मींस नॉर्मल टैक्सपेयर को फाइल करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न एंड ये फाइल करते हैं जीएसटीआर 9 में। जीएसटीआर 9 में फाइल करते हैं एनुअल रिटर्न। और एक बात है आपका जो कॉम्पोजिशन टैक्सपेयर है, कॉम्पोजिशन टैक्सपेयर उसको भी एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जो कि फाइल करता है कॉम्पोजिशन टैक्सपेयर जो कि जीएसटीआर 9A में 9A में वो एनुअल रिटर्न फाइल करता है। ठीक है, ये दोनों पर्सन एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं एंड बाकी जो भी सब पर्सन उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन नंबर 1। छोटा क्वेश्चन है, क्यों टाइम हम ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद है इज एन एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 44 एंड ए फाइनल रिटर्न वन एंड द सेम एक्सप्लेन। तो यहाँ पे जो एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 44 में फाइल करते हैं एंड फाइनल रिटर्न दोनों सेम है या अलग अलग है। तो मेनली एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 44 में फाइल करते हैं एंड फाइनल रिटर्न आपका सेक्शन नंबर 40 में फाइल करते हैं, जो कि जीएसटीआर 10 में फाइल करते हैं। तो एनुअल रिटर्न मेनली हर साल फाइल करते हैं, एनुअली फाइल करते हैं। बट अगर देखें फाइनल रिटर्न जो कि सेक्शन नंबर 40 में होता है, उसको हम फाइल कब करेंगे? जब कोई बिजनेस बंद हो जाता है। ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो जाता है तो वहां पे फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10 में फाइल करते हैं एंड उसके लिए फाइल करने का टाइम पीरियड क्या रहता है? तो जो आपका कैंसिलेशन ऑर्डर और एक्चुअल डेट ऑफ कैंसिलेशन जो इफेक्टिव होता है विच एवर इज लैटर, तो उस डेट से आपका 3 मंथ के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा यहाँ पे फाइनल रिटर्न। तो यहाँ पे अलग अलग है फाइनल रिटर्न एनुअल रिटर्न। फाइनल रिटर्न सेक्शन नंबर 44 में फाइल होता है एंड सॉरी एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 44 में एंड फाइनल रिटर्न सेक्शन नंबर 40 में फाइल होता है एंड ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंपल क्वेश्चन है। डू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसटी नीड्स टू फाइल सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो कि जीएसटीआर 1 विद देयर रिटर्न। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मेनली आपका रहता है जो हेड ऑफिस, उसको स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड डिटेल्स मींस जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा क्या? नहीं, उसके लिए ये जीएसटीआर 6 है। तो जीएसटीआर 6 में वो मेनली फाइल करता है जो भी सब आईटीसी कितना वो अवेल करते हैं, मींस ब्रांचेस कितना आईटीसी अवेल करते हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है वो ब्रांचेस को, तो उसका सब डिटेल्स रहता है जीएसटीआर 6 में। एंड जो यहाँ पे बातें बताया है कि आउटवर्ड डिटेल्स का जो भी आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स कैसे वो रिकॉर्ड करेगा, तो उसका डिटेल्स वहां पे भी रहता है जीएसटीआर 6 में, वो ऑटोमेटिकली वहां पे सब रिकॉर्ड हो जाता है। तो उसको दोबारा आउटवर्ड सप्लाईज के लिए जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करना पड़ता है, मेनली उसको जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करना पड़ता है, उसको जीएसटीआर 6 फाइल करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसको चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इज इट कंपलसरी फॉर ए टैक्स पेयर टू फाइल रिटर्न बाय हिमसेल्फ एक्सप्लेन। तो यहाँ पे कंपलसरी है क्या एक टैक्स पेयर को वो रिटर्न फाइल करेगा, खुद फाइल करेगा? कंपलसरी है क्या? नहीं, उसके बदले में एक जीएसटी पे फाइल कर सकता है, मींस जीएसटी प्रैक्टिशनर फाइल कर सकता है एक टैक्स पेयर के बिहाफ में। बट उसको वो ऑथराइज देगा। कैसे ऑथराइज देगा? जब कोई भी वो रिटर्न फाइल करता है तो वहां पे ओटीपी आता है, ईमेल आईडी को आता है प्लस आपका एसएमएस को आता है, तो ओटीपी को उसको बताना पड़ेगा, मींस टैक्स पेयर को ओटीपी बताना पड़ेगा, जो आपका जीएसटीपी को प्रैक्टिशनर को बताना पड़ेगा, तो वो फाइल कर सकता है टैक्स पेयर के बिहाफ में जीएसटीपी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? मिस्टर आनंद कुमार एक रेगुलर टैक्स पेयर है, फाइल जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त बिफोर द ड्यू डेट। तो यहाँ पे मिस्टर आनंद कुमार वो एक रेगुलर टैक्स पेयर है एंड वो फाइल जीएसटीआर 1
फॉर द मंथ ऑफ अगस्त बिफोर ड्यू डेट फाइल किया है जीएसटीआर 1। लेटर इन द मंथ ऑफ फरवरी नेक्स्ट ईयर he discovered error in the GSTR 1 of the month of August already filed and wants to revise it. You are required to advise him on the future course of action in the scenario. तो यहाँ पे उसको लेटर पता चलता है कि फरवरी मंथ में, नेक्स्ट ईयर का फरवरी मंथ में उसको पता चलता है कि जब अगस्त मंथ का रिटर्न जब फाइल किया था उसमें एरर है, ओमिशन है, तो वो अभी फरवरी मंथ में चाहता है कि यहाँ पे रिवाइज करने के लिए रिटर्न को। तो यहाँ पे रिवाइज रिटर्न करने का कोई भी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे फैसिलिटी है आप जाकर अमेंडमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे जीएसटीआर 1 में एक अमेंडमेंट टेबल है, वहाँ पे जाकर आप अमेंडमेंट कर लीजिए। जो भी पर्टिकुलर इनवॉइस है या आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट में आप जाकर वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, एरर ओमिशन करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपको रिवाइज रिटर्न कोई फाइल करने का जरूरत नहीं है, या फैसिलिटी तो नहीं है। और दूसरा चीज यहाँ पे उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट पेनल्टी, क्योंकि यहाँ पे वो अगर कम इंटरेस्ट दिया होगा, मीन कम टैक्स अगर दिया होगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा, अगर एप्लीकेबल होगा तो वहां पे देना पड़ेगा। एंड दूसरा चीज यहाँ पे कि उसको ड्यू डेट क्या होता है, मैक्सिमम वो कब तक रेक्टिफिकेशन कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे अमेंडमेंट आया है, वो जो टाइम टेबल में पहले था कि अमेंडमेंट में, वो अमेंडमेंट से पहले था कि सितंबर, नेक्स्ट ईयर का सितंबर मंथ का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, और दूसरा था जो भी फाइनल रिटर्न का नेक्स्ट ईयर में आता है, फाइनल रिटर्न का ड्यू डेट व्हिच इज अर्लियर था। बट अभी वो जो था, अभी क्या हो गया है मैं आपको समझा देता हूँ, प्रीवियसली क्या था उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जो कि अभी है, अभी क्या है, नवंबर 30 ऑफ द नेक्स्ट ईयर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर। ये है अभी टाइम पीरियड, ठीक है। ये टाइम पीरियड तक उसको वो फाइल कर सकता है, अभी कोई भी रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल करने के लिए पड़ेगा, उसको ओनली रेक्टिफिकेशन कर सकता है, ये टाइम पीरियड के अंदर उसको रेक्टिफिकेशन कर सकता है। बट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अगर एप्लीकेबल होगा तो वहां पे उसको देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बी लिमिटेड हैज फाइल्ड द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर बिलेटेडली। तो यहाँ पे बी लिमिटेड वो फाइल कर रहा है रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर बिलेटेडली, लेटली वो फाइल कर रहा है। एट द टाइम ऑफ computing the late fee to be paid for delay in filing of return, B has taken a view that if the late fee has paid as per the provision of the CGST Act, there is no requirement to paying late fee under SGST Act for the same default, whether B has taken a correct view examine। तो यहाँ पे बता रहा है कि बी मेनली लेटली फाइल किया है रिटर्न, बिलेटेडली रिटर्न फाइल किया है लेटली, तो वहां पे उसको लेट फी देना पड़ रहा है बी को, गवर्नमेंट को। कहाँ पे दे रहा है, सीजीएसटी एक्ट में। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि वो सीजीएसटी एक्ट में एक बार लेट फी दे रहा है, तो एसजीएसटी एक्ट में भी वही डिफॉल्ट के लिए, सेम डिफॉल्ट के लिए वो नहीं देगा, वो लेट फी नहीं देगा, क्योंकि सेम डिफॉल्ट के लिए कैसे देगा, ठीक है। सेम डिफॉल्ट के लिए यहाँ पे दिया है कि नो रिक्वायरमेंट, ठीक है, नो रिक्वायरमेंट पेइंग लेट फी ऑन द एसजीएसटी एक्ट फॉर द सेम डिफॉल्ट के लिए उसको नहीं देना पड़ेगा बोल रहा है। बट यहाँ पे वो जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, उसको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं टैक्स लगता है सीजीएसटी एसजीएसटी, वहां पे सेम रेट लगता है, यहाँ पे भी अगर लेट फी देता है सीजीएसटी एक्ट में, तो एसजीएसटी एक्ट में भी सेम डिफॉल्ट के लिए देना पड़ेगा। अगर वो दोनों आपका एक डिफॉल्ट है, ठीक है, बट यहाँ पे दोनों अलग अलग एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट अलग है, एसजीएसटी एक्ट अलग है, तो इसलिए दो अलग अलग एक्ट है, तो वहां पे दो लेट फी देना पड़ेगा। सेम डिफॉल्ट के लिए उसको दो लेट फी देना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसका जो भी व्यू है वो गलत है, ठीक है, उसका व्यू जो भी है वो गलत है, इनवैलिड है, ठीक है, वो इनवैलिड है, क्योंकि दो अलग अलग एक्ट है, तो वहां पे दोनों एक्ट के लिए अलग अलग देना पड़ेगा, ठीक है। सेम डिफॉल्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको देना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से आता है। टैक्स अथॉरिटीज हैव बीन स्क्रूटिनाइजिंग द रिटर्न्स फर्निश्ड बाय ए लिमिटेड। तो यहाँ पे टैक्स अथॉरिटी वो क्या कर रहा है, स्क्रूटिनाइज कर रहा है जो भी रिटर्न फर्निश किया था ए लिमिटेड। उसके बाद ड्यूरिंग द स्क्रूटिनी प्रोसेस ए लिमिटेड हैज बीन मेड अवेयर by the authorities about an incorrect disclosure in a return under section number 39 filed by it for a particular tax period। तो यहाँ पे जब स्क्रूटिनी प्रोसेस चल रहा था, तो वहां पे ए लिमिटेड बताता है कि वहां पे इनकरेक्ट डिस्क्लोजर हुआ है, जो सेक्शन नंबर 39 में जो रिटर्न जब फाइल किया था, तो वहां पे इनकरेक्ट डिस्क्लोजर में गलती हो गया है, इनकरेक्ट डिस्क्लोजर किया है, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए। ए लिमिटेड बता देता है किसको, जो टैक्स अथॉरिटीज को। तो यहाँ पे ए लिमिटेड सिक्स योर ओपिनियन टू रेक्टिफाई दी इनकरेक्ट डिस्क्लोजर मेड इन द रिटर्न। तो ए लिमिटेड यहाँ पे आपका ओपिनियन चाहता है कि वो रेक्टिफाई कैसे करेगा जो भी इनकरेक्ट डिस्क्लोजर किया था। तो मेनली एक टैक्स पेयर वो इनकरेक्ट डिस्क्लोजर जब होगा या कोई भी एरर ओमिशन होता है, तो वहां पे वो अमेंडमेंट टेबल में जाकर वहां पे रेक्टिफाई कर देता है जीएसटी 1 में। बट जब स्क्रूटिनी चलता है या इंस्पेक्शन चलता है या इन्वेस्टिगेशन चलता है या आपका ऑडिट चलता है, तो वहां पे इंक्वायरी चलता है, तो वहां पे आप नहीं कर सकते रेक्टिफिकेशन। यहाँ पे खुद हिमसेल्फ जो टैक्स अथॉरिटी को कर देंगे, बट ए लिमिटेड नहीं कर पाएगा, टैक्स पेयर खुद नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी स्क्रूटिनी या इंक्वायरी ऑडिट इन्वेस्टिगेशन अगर चलता है, प्रोसेसिंग में अगर वो पता चलता है कोई भी इनकरेक्ट एरर या ओमिशन हुआ है, तो वहां पे उसको नहीं करने देंगे ये जो टैक्स अथॉरिटीज। वहां पे टैक्स अथॉरिटीज उनको
एप्लीकेशन देना पड़ेगा, या वो इनकरेक्ट क्लेम को जो भी होता है इनकरेक्ट, तो उसको वो करेक्ट करेंगे, जो भी रेक्टिफिकेशन को वो करेक्ट करें, बट खुद नहीं कर सकता है ये जो ए लिमिटेड, वहां पे टैक्स ऑथोरिटी कर देंगे, ये जो इनकरेक्ट को करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो खुद नहीं कर सकता है। ये होता है क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, एबीसी लिमिटेड हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड वो अप्लाई कर रहा है कैंसिलेशन करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च मंथ में वो अप्लाई करता है। द कंसल्टेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड हैज सजेस्टेड टू फर्निश द फाइनल रिटर्न इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो यहाँ पे जो कंसल्टेंट है एबीसी लिमिटेड का, वो बता रहा है कि उसको एक फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। He has advised the company that a final return needs to be furnished before the due date of furnishing of return of the month of September। ये डेट चेंज हो गया है, बट क्वेश्चन में है तो पढ़ना पड़ेगा। of subsequent financial year or before the annual return for the financial year in which cancellation has been sought for, whichever is earlier। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि वो जो टैक्स कंसल्टेंट वो बता रहा है कि उसको एक फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कब तक फाइल करना पड़ेगा? नेक्स्ट ईयर का सितंबर मंथ का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, तब तक उसको फाइल करना पड़ेगा। However, the jurisdictional authorities have yet not passed the order of cancellation due to reason not known to ABC Limited। तो यहाँ पे अब तक जो भी जुरिडिक्शनल अथॉरिटी, जो भी प्रॉपर ऑफिसर, वो अभी तक पास नहीं किया है, ठीक है। कैंसिलेशन ऑर्डर अभी तक पास नहीं किया है, क्योंकि उसको रीजन ऑफ कैंसिलेशन पता नहीं चलता है, ठीक है। नहीं चला है क्योंकि एबीसी लिमिटेड वो नहीं बोला है। उसके बाद वेदर एडवाइस दी गिवन बाय कंसल्टेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड इज करेक्ट एग्जामिन। तो यहाँ पे ये जो एडवाइस दिया है एबीसी लिमिटेड का कंसल्टेंट, वो करेक्ट है क्या? तो मेनली मैं बता देता हूँ कि जो आपका रहता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कब होगा? जब ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पे तो कैंसिलेशन ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, अभी तक जुडिशनल टैक्स अथॉरिटीज मींस प्रॉपर ऑफिसर अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है। जब प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर देगा कैंसिलेशन का ऑर्डर, तभी वो कैंसिलेशन ऑर्डर आएगा, जब तभी वो फाइनल रिटर्न फाइल करेगा। बट अभी तक वो ऑर्डर नहीं आया है, तो वहां पे फाइनल रिटर्न नहीं फाइल करेगा। क्योंकि फाइनल रिटर्न कब फाइल करता है? जब आपका ऑर्डर आता है और इफेक्टिव जब होता है कैंसिलेशन कुछ बड़ी लेटर, तो वहां से 3 मंथ के अंदर फाइल करना पड़ेगा। अभी तक तो ऑर्डर नहीं आया है, कैंसिलेशन ही नहीं हुआ है, तो वो नहीं फाइल कर सकता है फाइनल रिटर्न, ठीक है। फाइनल रिटर्न नहीं फाइल कर सकता है, एंड ये इनकरेक्ट बता रहा है जो भी उसका टैक्स कंसल्टेंट, वो इनकरेक्ट बता रहा है, ठीक है। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, XYZ Limited has deducted TDS from the consideration payable to A Limited for supplies made by it। तो यहाँ पे XYZ Limited वो डिडक्ट कर रहे हैं TDS फ्रॉम दी जो भी कंसिडरेशन पेबल टू ए लिमिटेड फॉर सप्लाईज मेड बाय। तो यहाँ पे XYZ लिमिटेड वो मेनली जो भी कंसिडरेशन पेमेंट कर रहा है उसमें से टीडीएस काट के ए लिमिटेड को पेमेंट कर रहा है। उसके बाद डिडक्ट ए लिमिटेड सिक्स योर एडवाइस ऑन टेकिंग क्रेडिट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड बाय XYZ लिमिटेड। तो यहाँ पे ए लिमिटेड जिसका टीडीएस कटा है, वो बोल रहा है कि उसका क्रेडिट ले पाऊंगा क्या? उसका क्रेडिट मीन्स टीडीएस का क्रेडिट ले पाऊंगा क्या? Also, whether the tax deducted by XYZ Limited will be shown in the electronic credit ledger और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ ए लिमिटेड। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो भी वो टीडीएस काटा है वो कहाँ पे शो करेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, वो बता रहा है। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला तो पूछ रहा है उसके ऊपर क्रेडिट मिलेगा क्या, जो भी टीडीएस कटा है। अगर क्रेडिट मिलेगा तो वहां पे वो कहाँ पे शो होगा, वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या कैश लेजर में। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब टीडीएस काटते हैं तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। जो भी डिडक्ट है वो टीडीएस के ऊपर क्रेडिट क्लेम कर पाएगा, ठीक है। एंड वो जीएसटीआर 7 शो कर देगा। कब शो करेगा? जब वो वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। जब वो वैलिडेट हो जाएगा तब वो शो करेगा जीएसटीआर 7 में। एंड वो जो क्रेडिट वो कहाँ पे जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा, उसको वो यूटिलाइज करेगा किसके लिए? टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी फी जो भी सब टिपा है उसके लिए वो यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो ये मेनली अवेल कर पाएगा क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। एंड जब वैलिडेट हो जाएगा जीएसटीआर 7 में शो होगा, एंड वो उसको यूटिलाइज कर देगा टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी के लिए एंड एनी अदर अमाउंट के लिए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूटिलाइज होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, whether GSTP are required to furnish any return for disclosure of activities carried out by them for any of the registered person during a tax period LUCDA। तो यहाँ पे बता रहा है कि जीएसटीपी जो कि जीएसटी प्रैक्टिशनर जो भी सब फर्निश करना पड़ेगा क्या, एनी रिटर्न जो भी सब वो काम किया है किसके बिहाफ में, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ में वो सब काम किया है, उसको सब दिखाना पड़ेगा क्या, रिटर्न है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसे रिटर्न नहीं है कि जीएसटीआर जो भी जीएसटी प्रैक्टिशनर जो काम करता है वो काम सब उसमें शो होगा। कोई भी ऐसे रिटर्न अभी तक नहीं आया है। ओनली वो काम कर सकता है जीएसटीपी ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर, एंड वो ऑथराइज जब लेगा, ऑथराइजेशन जब लेगा टैक्स पेयर से, तो वहां पे वो उसके बिहाफ में रिटर्न फाइल कर सकता है। रिटर्न कौन सा रिटर्न फाइल कर सकता है? जो सेक्शन नंबर 37 है जीएसटीआर 1, उसका सेक्शन नंबर 39 है नॉर्मल जो जीएसटीआर 3 में आता है नॉर्मल रिटर्न। जीएसटीआर जो 2 आता है 38 सेक्शन में, वो अभी हट गया है क्योंकि ये ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, इस वजह से अमेंडमेंट आया है। अगर आपको वो अमेंडमेंट करना है तो हमारा जो अमेंडमेंट लेक्चर है उसको आप देख लीजिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर देख लीजिए। एंड यहाँ पे वो 3 रिटर्न फाइल कर सकते हैं, 4 रिटर्न मैं आपको बता देता हूँ। वो सेक्शन नंबर 37 38 था बट अभी हट गया है 38 39
44 45 में जो सब रिटर्न फाइल होता है तो उसको जीएसटीआर प्रैक्टिशनर फाइल कर सकता है। एंड ऐसे कोई भी नहीं है रिटर्न जहां पे वो बताएगा कि ये सब काम मैं कर रहा हूँ, ऐसे कोई भी फैसिलिटी नहीं है जीएसटी में, बट वो काम कर सकता है ऑथराइजेशन लेकर ऑन बिहाफ ऑफ एनी टैक्स पेयर। ठीक है, ये सब रिटर्न वो फाइल कर सकता है। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर उसके बाद 3 है, उसके बाद एनुअल रिटर्न है, सेक्शन नंबर 44 है, ठीक है, 45 है, ये सब फाइल कर सकता है। एंड उसको नहीं बताना पड़ेगा कि मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, कोई भी रिटर्न ऐसे नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आपका पूरा रिटर्न चैप्टर खत्म हो जाता है एंड आज का पूरा ये जो पार्ट खत्म हो जाता है। तो आपको जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है इसको हम जल्दी से कंप्लीट करना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको और भी 8 पेपर है, आपको पढ़ना है, नेगेटिव लोग से नहीं मिलना है, आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। जो बाहर लोग बोलते हैं उसको आप भूल जाइए, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है कि आपको जो बोलता है उसको याद रखने के लिए। किसी के पास किसको टाइम देने के लिए टाइम नहीं है। तो इसलिए आप क्या करिए, आप पढ़िए, बाहर लोगों के साथ मत मिलिए, जो भी फ्रेंड लोग है 1 या 2 फ्रेंड्स के साथ मिलिए जो कि आपका अच्छा फ्रेंड है। या अच्छा फ्रेंड तो अभी तो कोई नहीं है, बट हाँ एक रखिए उसके साथ कम्युनिकेशन, जो भी सब नोटिफिकेशन क्या आता है उसका कम्युनिकेशन रखिए, पढ़ाई करिए। क्योंकि हम जब सीए का पढ़ाई कर रहे थे तो वहां पे 14-15 आवर्स पढ़ रहे थे एक दिन पर, वहां पे मेहनत कर रहे थे, वहां पे जैसे बोलते हैं सॉन को भी नहीं देखते थे, ठीक है, बाहर तो नहीं निकले थे, एक रूम में जैसे बंद होकर पढ़ाई करते थे। तो वो तो टाइम चला गया है, हमारा अभी अच्छा टाइम चल रहा है, तो आप भी जल्दी पढ़ लीजिए, आपका भी अच्छा टाइम आ जाएगा। तो ऐसे आप नेगेटिव लोग से दूर रहिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए हम बहुत सारा वीडियो आगे जाकर लाएंगे। अभी भी दे रहे हैं, आगे भी आएगा, सब कुछ आ जाएगा आपके बेनिफिट के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।